हेलो। हेलो। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है बेटा? वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? यस राहुल, पार्थ, अदिति, आवाज़ क्लियर है सभी को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो चलिए दोस्तों, आज का हमारा रैपिड रिवीजन का सेशन जो है वो रिटर्न चैप्टर पर रहेगा। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रिटर्न चैप्टर ये लास्ट चैप्टर होता है और आप इंटर लेवल पे ये चैप्टर छोड़ देते हो। नहीं छोड़ने का, क्योंकि अब नेक्स्ट 1 आवर 10 मिनट्स आपके जो है अमेजिंग रहने वाले हैं। और मेरे ये रिवीजन के बाद आप डेफिनेटली ये चैप्टर नहीं छोड़ोगे जिसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। सो दोस्तों मैं आपको कह दूं कि लास्ट वाले चैप्टर जैसे रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, रिटर्न, इस पे कुछ क्वेश्चन सिंपल आते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं पर सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, या एमसीक्यू भी सिंपल होते हैं। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से कर लो तो स्टार्टिंग का एक आधा क्वेश्चन आईटीसी पे या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई पे, या वो जो कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन होता है वो नहीं भी जमा, तभी ये क्वेश्चंस अगर तुम्हारे कंट्रोल में है तो तुम यहाँ पे जीएसटी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और इस बार क्या कहो मेरे साथ, इस बार जीएसटी में 40 पार, उसके नीचे हमें सोचना भी नहीं है। तो क्या आप रेडी हो? स्टार्ट करें? हाउस द जोश? कहिए हाय सर। हाँ, अगर कोई फर्स्ट टाइम ये रिवीजन सेशन देख रहा होगा तो डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए। मेरी टेलीग्राम लिंक पर मैं आपको कंटिन्यूअस अपडेट देते रहता हूँ। ओके, तो आपको जो भी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रेलेवेंट मटेरियल वो प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो दोस्तों ओके, डिस्क्रिप्शन दी गई, डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम लिंक आप मस्ट 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 ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक रिटर्न इन जीएसटी। तो नाउ ओपन करते हैं हमारा पिटारा चार्ट का। ओके, मुझे बताओ चार्ट पढ़ने में मजा आ रहा है? जो भी स्टूडेंट कंटिन्यूअस मेरा रिवीजन देख रहे थे, तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स अभी तो रिवाइज कर लिए हैं। ओके, लगभग 6-7 टॉपिक रिवाइज हो गया है। ओके, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, वो प्लेलिस्ट जरूर देख लेना आपने। ओके, और मेरे साथ फटाफट सारी रिवीजन खत्म कर दो। तो मैं जस्ट आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जिसने भी मेरे साथ रिवाइज कर लिया, जितने भी टॉपिक्स, चार्ट में मजा आ रहा है, फास्ट रिवीजन हो रही है, और साथ साथ में हम क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं भाई साहब। ओके, डन डना डन डन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आज भी मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दूंगा, डिस्कस भी करूंगा। तो चलिए यहाँ पे रिटर्न चैप्टर पे आते हैं। तो रिटर्न चैप्टर में ओके, स्टार्ट करने के पहले ये चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है देखो। ये चैप्टर में देखो क्या होता है कि स्टेटमेंट्स होते हैं, जीएसटी में स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके बाद में नॉर्मल रिटर्न, और उसके बाद में अदर रिटर्न। ओके, स्टेटमेंट, नॉर्मल रिटर्न एंड अदर रिटर्न। एक ओवरऑल व्यू लेता हूं, स्टेटमेंट यानी क्या। ओके, जीएसटी लॉ कहता है कि आपका जो स्टेटमेंट बनेगा, एक आउटवर्ड सप्लाई का और एक इनवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट बनाया जाएगा। आउटवर्ड सप्लाई के स्टेटमेंट को जीएसटीआर 1 कहा जाएगा। तो मैं आपको ये कह देता हूं कि जो यहाँ पे हम जीएसटीआर 1 बार बार यूज करते हैं ना, जीएसटीआर 1 ये रिटर्न नहीं है। जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट है, मतलब पूरे मंथ में आपने जो आउटवर्ड सप्लाई किया, ये बात मेरी सुन, इधर सुन, इधर सुन, पूरे मंथ में आपने जो आउटवर्ड सप्लाई किया वो आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट है। और वो आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट को ओके हम जीएसटीआर 1 कहते हैं। अच्छा, ये जीएसटीआर 1 समझ लो अप्रैल का आपको देना है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाई किया उसकी सारी डिटेल्स आपको अपलोड करनी पड़ती है, और वो अपलोड आपको जीएसटीआर 1 में करनी पड़ती है। इसकी डेट क्या होती है? इसकी डेट होती है ओके नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से लेके 11 तारीख। 11 तारीख लास्ट डेट होगी। तो 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द लास्ट डेट। यू कैन सबमिट योर रिटर्न ऑन 1st 2nd 5th 10, ओके, बट मैक्सिमम 11 तक आपने रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। ओके, उसके बाद में अगर हम जीएसटीआर 1 देखें, ओके, तो 1A कॉन्सेप्ट जो है आपको एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है, और 1A हम अच्छे से देखेंगे और आपने भी अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, आई रिपीट, 1A आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो जीएसटीआर 1A जितना भी मैंने अमेंडमेंट में कवर किया होगा, ये मस्ट 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 पढ़ के जाना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। तो जीएसटीआर 1A जो है, आफ्टर फाइलिंग जीएसटीआर 1 बट बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 3 भी अगर कोई अमेंडमेंट और करेक्शन होगी तो जीएसटीआर 1A में वो अमेंडमेंट और करेक्शन होती है। ओके, थोड़ा डिटेलिंग हम बाद में देखेंगे। उसके बाद में एक होता है आईएफएफ।
ओके, इसका भी डिटेलिंग हम थोड़ा बाद में देखेंगे। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये भी आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट होता है। अगर आपकी क्यूआरएमपी स्कीम होगी, आई रिपीट, अगर आपकी क्यूआरएमपी स्कीम होगी तो वो जो है यहाँ पे ओके मंथली बेसिस पे 1 to 13 तक आपको फाइल करना पड़ता है। और ये सारे डॉक्यूमेंट की मैक्सिमम टाइम लिमिट है 3 इयर्स। 3 इयर्स में आपको यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट, अगर आपने ड्यू डेट को GSTR1 नहीं दिया या आपने यहाँ पे क्वार्टरली GSTR1 होगा तो क्वार्टरली GSTR1 नहीं दिया, तो कब तक आप दे सकते हो? तो मैक्सिमम 3 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट। ओके, कमेंट, कंपोजिशन टैक्स पर रिक्वायर्ड टू फाइल क्वार्टरली स्टेटमेंट। ख्याल रहे, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो यानी सीएल ले रहे हो तो सीएल के केस में जो है आपको यहाँ पे GSTR1 नहीं होता है। ओके, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, कंपोजिशन स्कीम में GSTR1 नहीं होता है। क्यों सर, कंपोजिशन स्कीम में GSTR1 क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई इनवॉइस वाइज डिटेल तो आपको देना ही, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में जो आप एग्रीगेट टर्नओवर पे टैक्स दे रहे हो, और अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर पे टैक्स दे रहे हो जो क्वार्टरली आएगा, तो उसके लिए आपको इनवॉइस वाइज डिटेलिंग गवर्नमेंट को देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए कंपोजिशन स्कीम को GSTR1 लागू नहीं होता है। तो फिर आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल, टर्नओवर का डिटेल किस में दिया जाता है? तो उसके इस केस में क्वार्टरली स्टेटमेंट होता है, और आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। वो स्टेटमेंट का नाम है CMP 08। ओके, और वो क्वार्टरली बेसिस पे देना पड़ता है, और वो अगले महीने के 18 तारीख तक देना पड़ता है, जिसकी डेट होती है 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 18th of next month after the end of quarter, after the end of quarter। ओके, आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर, यहाँ पे ओके 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर। तो वो मंथ CMP 08 आपको स्टेटमेंट देना पड़ता है, जो आपके टर्नओवर का स्टेटमेंट होता है। ये तो हुआ ओके आपके आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स जो आप दे रहे हो। सुनो मेरे भाई साहब, ये हुआ आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल। ओके, आपकी इनवर्ड सप्लाई की डिटेल भी अपडेट होती है, और वो GSTR 2B में अपडेट होती है। आई रिपीट, वो GSTR 2B में अपडेट होती है, जो ऑटो जनरेट होती है। ओके, मतलब क्या? मतलब ये है कि पूरी प्रोसेस ऐसी चलती है कि आपका सप्लायर है, ओके ध्यान से सुनना, ओके आपका सप्लायर है, ओके, और आप रिसिपिएंट हो, तो आपका सप्लायर GSTR1 देगा, और GSTR1 से आपका जो है GSTR 2B ऑटो अपडेट हो जाएगा। और ये 2B में जो इनपुट टैक्स अपडेट होगा, इनवर्ड सप्लाई, आपका इनवर्ड सप्लाई ऑटो अपडेट हो जाएगा, उसमें इनपुट टैक्स अपडेट हो जाएगा, और वो इनपुट टैक्स का क्रेडिट आप ले सकते हो। तो 2B इज द बेस डॉक्यूमेंट फॉर टेकिंग और क्लेमिंग ITC अंडर GST। यहां तक समझा क्या? ये तो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं बेटा, बाकी डिटेल में तो मैं आगे आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा, ये जस्ट फ्लो पढ़ा रहा हूं। तो ये आपके दो स्टेटमेंट होते हैं, GSTR1 और 2B। समझा होगा तो फटाफट यहाँ पे 1 टाइप करो और लाइक कर दो। आज का सेशन अमेजिंग रहने वाला है। अब इसके बाद रिटर्न जो है ना नहीं छोड़ोगे। ओके, मैंने कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, उतना पढ़ के जाओ भाई साहब, मार्क्स आ जाएंगे आपको। चलो ओके, तो ये हमने देखा स्टेटमेंट। फिर आता है रिटर्न। रिटर्न क्या होता है? रिटर्न एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपना नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हो। GSTR1 में आप टैक्स नेट नहीं निकालते हो, GSTR1 में आप जो आउटवर्ड बताते हो कि मेरा आउटवर्ड कितना हुआ और टोटल कितना हुआ, और उसके बाद में GSTR 2B के बेस पर आप जो है क्रेडिट क्लेम करते हो। लेकिन आपका टोटल आउटवर्ड कितना है, आपके एग्जम्पशंस क्या है, फिर ITC कितना है, ओके, और नेट लायबिलिटी थ्रू ई कैश लेजर कितना है, ये सारे कैलकुलेशन आपको एक रिटर्न में बताने पड़ते हैं। उसे हम नॉर्मल रिटर्न कहते हैं। सुनो यहाँ पे, ओके, जिसे हम नॉर्मल रिटर्न कहते हैं। सर सेक्शन याद रखना है क्या? नहीं, रिटर्न चैप्टर में सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट पे आप ज्यादा ध्यान दो। ओके, तो अब रिटर्न में दो चीजें आती है, एक रेगुलर रिटर्न और एक एनुअल रिटर्न। सर ये रेगुलर रिटर्न और एनुअल रिटर्न की क्या डिफरेंस है, बताता हूँ। रेगुलर रिटर्न मतलब जो आप मंथली बेसिस पे दे रहे हो, और अगर आप QRMP स्कीम में होगे। सर ये QRMP स्कीम क्या होती है? क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट। क्वार्टरली रिटर्न, कुछ केस में आपको क्वार्टरली रिटर्न फैसिलिटी भी मिलती है। अब कौन से केस में क्वार्टरली रिटर्न फैसिलिटी मिलती है थोड़ा हम बाद में देखेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर QRMP स्कीम में हो तो आपको GSTR 3B जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे देना पड़ता है। वो तुम्हारे रेगुलर रिटर्न है। मतलब क्या, ये जो है आपके पीरियड वाइज रिटर्न है, मंथ का रिटर्न दे दो, ऐसे 12 मंथ्स के आपके 12 रिटर्न जाते हैं। और एक होता है एनुअल रिटर्न। अब देखो तुमने मंथ वाइज रिटर्न दिया तो गवर्नमेंट के पास डेटा मंथ वाइज है, पर पूरे साल का भी डेटा आपको देना पड़ता है, और वो पूरे साल का डेटा एक रिटर्न में देना पड़ता है, वो एनुअल रिटर्न। यानी ये हमने जो 12 मंथ्स के रिटर्न दिए हैं,
सुनो, आपने जो 12 मंथ्स के रिटर्न दिए इसको कंसोलिडेट करने पड़ता है और आपको एक एनुअल रिटर्न देना पड़ता है जो जीएसटीआर 9 में जाता है। चलिए, ओके, एनुअल रिटर्न के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो आपका जो रेगुलर रिटर्न है वो कैसे, रेगुलर टैक्सेबल, आप रेगुलर टीपी होगे, टीपी मतलब क्या होता है, टैक्सेबल पर्सन, या आप सीटीपी होगे, ये ध्यान रखना। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी क्या जीएसटीआर 3 भी देना पड़ता है? यस, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी जीएसटीआर 3 भी देना पड़ता है, इवन दो उसका लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे तो आपका रिटर्न होता है जीएसटीआर 3 में, और उसकी ड्यू डेट होती है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। सुनो, उसकी ड्यू डेट होती है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओके, और क्यूआरएमपी स्कीम में रिटर्न क्वार्टरली जाता है, जो क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर आप एनआरटीपी हो गए, एनआरटीपी मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी मतलब क्या होता है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम इसको देखेंगे। तो उसका रिटर्न होता है जीएसटीआर 5 और 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको वो फाइल करना पड़ता है। कंपोजिशन डीलर हो गए, अगर आप कंपोजिशन डीलर हो गए तो इसमें जो रिटर्न जाता है, देखो आप नॉर्मल डीलर हो, ओके, आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले रहे हो तो आपको मंथली रिटर्न और या क्यूआरएमपी स्कीम में क्वार्टरली रिटर्न देना पड़ता है। ओके, और वो आपका अगले महीने की 20 तारीख तक। लेकिन कंपोजिशन स्कीम लेने का फायदा क्या है दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम का फायदा ये हो जाता है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1.5 करोड़ से कम होगा, 1.5 करोड़ से कम होगा, या स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में 75 लाख से कम होगा, या फिर आप सर्विस के प्रोवाइडर हो तो 50 लाख से कम होगा, तो वो केस में आपको करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिल जाती है। और यहाँ आपको स्मॉल रेट से ही टैक्स देना पड़ता है, वो भी टर्नओवर के बेसिस पे देना पड़ता है। ओ भाई साहब, याद आया क्या? याद आया तो बोलो यस सर। ओके, मजा आ गया, याद आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कंपोजिशन स्कीम को एक और बड़ी राहत दी है। क्या राहत दी है? कि इनको मंथली जीएसटीआर 1 तो कंपोजिशन स्कीम में होता ही नहीं है, ये हमने देखा। ओके, तो जीएसटीआर 1 नहीं होता है, सिर्फ आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट अलग, रिटर्न अलग। ओ बोलो मेरे साथ, स्टेटमेंट अलग, रिटर्न अलग। आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट सीएमपी 08 में देना पड़ता है कंपोजिशन स्कीम में, और वो अगले महीने की 18 तारीख तक, जिसमें क्वार्टर का कितना टर्नओवर है वो बताना पड़ता है। लेकिन फिर डिटेल रिटर्न देना पड़ता है, और वो है जीएसटीआर 4 में। यस, ओके, रिटर्न कंपोजिशन स्कीम का जीएसटीआर 4 में जाता है, और वो ईयरली देना पड़ता है। ए भाई, हाँ, जीएसटीआर 4 जो है, यहां लिख दो, ये ईयरली देना पड़ता है। और ये जो ईयरली आप दे रहे हो, ओके, अगले साल के 30th जून तक, सुनो, अगले साल के 30th जून तक आपको ये रिटर्न देना पड़ेगा। मतलब ओके, ईयर हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का रिटर्न आपको 30 जून तक देना पड़ेगा। ओके, तो रिटर्न ईयरली है, ईयर में एक ही बार देना पड़ता है, पर सीएमपी 08 आपको क्वार्टरली देना पड़ता है। वो स्टेटमेंट है, आई रिपीट, वो स्टेटमेंट है, और जीएसटीआर 4 आपका रिटर्न है। ओके, सारे रिटर्न की मैक्सिमम टाइम लिमिट 3 इयर्स है, और आप टीडीएस डिडक्टर हो तो जीएसटीआर 7 में आपको रिटर्न देना पड़ता है। ये मंथली बेसिस पे देना पड़ता है, ये मंथली बेसिस पे देना पड़ता है, और 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक आपको देना पड़ता है। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू जीएसटीआर 1। ओके, ये हमने देखा रिगार्डिंग टू जीएसटीआर 1। ओके, अब देखो एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में नॉर्मल रेगुलर टैक्सेबल पर्सन होगा तो जीएसटीआर 9 ये फॉर्म होता है, और कंपोजिशन होगा तो 9 है। तो कंपोजिशन स्कीम में जीएसटीआर 4 भी देना पड़ता है, और एक एनुअल रिटर्न भी देना पड़ता है जो जीएसटीआर 9A में देना पड़ता है, जिसका टाइम लिमिट है 31 दिसंबर ऑफ, जिसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या भाई साहब, ये याद रखना, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, अगर तुमने ड्यू डेट को नहीं दिया तो आपको मैक्सिमम 3 साल और मिलते हैं फाइल करने के लिए। ओके, अगर अगले 3 साल में नहीं दिया तो फिर आपका रिटर्न कभी नहीं एक्सेप्ट होगा। ओके, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू रिटर्न। ओके, तो अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, एंड दैट इज अदर रिटर्न। कुछ स्पेशल रिटर्न होते हैं, फर्स्ट रिटर्न एंड फाइनल रिटर्न। ओके, तो फर्स्ट रिटर्न क्या होता है और फाइनल रिटर्न क्या होता है, ओके, ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो ये कुछ रिटर्न के हमने बेसिक डिस्कशन किया। ओए भाई साहब, समझा होगा तो फटाफट लाइक कर, और यहाँ पे 2 टाइप कर, जितने भी स्टूडेंट है समझा होगा, यहाँ पे 2 टाइप कर। तो चलो स्टेप बाय स्टेप आते हैं, और एक एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, पहली बात आते हैं यहाँ पे जीएसटीआर 1। ओके, पहली जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A। ओके, आई रिपीट, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A। तो आपका एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल होगा तो जीएसटीआर 1 देना पड़ेगा मंथली बेसिस पे 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओके, और जीएसटीआर 1A जो है वो अमेंडमेंट और एडिशनल ऑफ डिटेल्स आउटवर्ड सप्लाई, और वो जो है आपका बिटवीन 11 टू
11 यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना, GSTR 1 है 11 टू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 3B, डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 3B। ओके, ये ध्यान रखना, आपको GSTR 1 जो देना पड़ता है 11 टू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 3B, नॉट अप्लीकेबल टू। ओके, अब ये GSTR 1 किसको अप्लीकेबल नहीं है? ओके, ये थोड़ी लिस्ट ध्यान में रखो। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन होगा, कॉमन सेंस से याद रखना, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन होगा तो उसको GSTR 1 नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको इनवॉइस वाइज डिटेल से रिलेटेड कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर इनवॉइस वाइज डिटेल से रिलेटेड कोई कनेक्शन नहीं है तो उसको GSTR 1 देने की जरूरत नहीं है। सेकंड, NRTP, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसका रिटर्न ही अलग है, इसका रिटर्न GSTR 5 है, इसको GSTR 1 देने की कोई जरूरत नहीं है। एक होता है ISD मतलब इनपुट सर्विस जो डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, तो उसको देने की जरूरत नहीं है। पर्सन लायबल टू डिडक्ट TDS और TCS, हाँ TDS और TCS बहुत अच्छा डिस्कशन हम जो है नेक्स्ट सेशन उसके ऊपर ही होगा। तो जो TDS डिडक्ट करेंगे उनको GSTR 1 देने की जरूरत नहीं है। और OIDAR सर्विसेज, OIDAR सर्विसेज मतलब कौन सी? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, जो बाहर से इंडिया में प्रोवाइड हो रही है। ओके, उनको GSTR 1 देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो OIDAR सर्विसेज एंड ऑनलाइन, एक और लिखना हो तो लिख दो, वैसे इंटर लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है पर लिख लो, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग जो आउटसाइड फ्रॉम, बाहर से इंडिया में आ रहा है, उसको GSTR 1 देने की जरूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ के जाना है वो है GSTR 1A। तो GSTR 1A के पॉइंट्स आपको रिवाइज कर देता हूं और थोड़ा ये कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। ओके, GSTR 1A क्या होता है? चलो, ये डायग्राम मैंने जो मैं रेगुलर क्लास में पढ़ाता हूँ, लिखवाता हूँ, बहुत सारी चीजें करवाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे उसका डायग्राम मैंने लिया है। ओके, कुछ स्टूडेंट्स को अगर ये इसके पॉइंट्स लिखना होगा बाद में तो मैं जो है यहाँ फुल स्क्रीन कर दूंगा। ये 4 पॉइंट्स आपके एग्जाम में आने चाहिए। GSTR 1A पे कोई भी क्वेश्चन आया तो ओके, तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में ये हेल्प करेंगे। चलो, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। मंथ है अप्रैल, अप्रैल में हमने सप्लाई किया, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल किया। ओके, सप्लायर एंड वेरियस बायर्स, ओके, दोनों को सप्लाई किया। अब देखो क्या हुआ, अप्रैल का मैं GSTR 1 फाइल कर रहा हूँ, सुनना यहाँ पे, अप्रैल का GSTR 1 फाइल कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ओके, मेरी ड्यू डेट है अगले महीने की 11 तारीख, तो ड्यू डेट 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक GSTR 1 फाइल कर दिया। ओके, GSTR 1 फाइल हो गया। और एक चीज बता दूं, GSTN पोर्टल पे, GSTN पोर्टल मतलब क्या? www.gst.gov.in। ओके, इस पोर्टल पे एक बार आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, ओके, तो वो फ्रीज हो जाता है। आपने GSTR 1 अप्रैल मंथ का फाइल कर दिया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि ओ भाई साहब, GSTR 1 तो हमने फाइल कर दिया लेकिन इसमें तो मिस्टेक्स हो गई या कुछ मिसिंग डेटा हो गया, हाँ कुछ इनवॉइसेस इसमें अपलोड ही नहीं कर पाए, हो जाता है। बहुत से मेरे अकाउंटेंट से मिस्टेक हो जाती है कि जब वो सब आउटवर्ड सप्लाई डिटेल देता है तो 1-2 इनवॉइस मिस हो जाते हैं। ओके, अब सप्लायर को क्या टेंशन है, अरे यार मैंने 1-2 इनवॉइस जो अप्रैल के मैंने इशू किए थे कस्टमर को, वो GSTR 1 में अपडेट ही नहीं किए, मिस्टेक हो गई, तो उसको टेंशन आ गया। क्यों टेंशन आ गया? क्योंकि अब देखो क्या है, अगर उसने GSTR 1 में अपडेट नहीं किए होंगे और ट्रांजेक्शन B2B होगा तो बायर के 2B में नहीं दिखेगा, और बायर के 2B में नहीं दिखेगा तो वो चिल्लाएगा कि अरे अरे मेरा 2B में नहीं दिख रहा, मैं क्रेडिट नहीं ले सकता हूं। तो यस, मिस्टेक हो जाती है। अब पुरानी प्रोविजन क्या थी, अगर तुम्हारी अप्रैल में मिस्टेक हुई तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब जब नेक्स्ट मंथ का GSTR 1 आएगा, कौन से मंथ का GSTR 1 आएगा? ओके, मई का। तो मई का GSTR 1 जब 11 जून को जाएगा, सुनना, मई का GSTR 1 11 जून को जाएगा, तब आप अप्रैल की मिस्टेक करेक्ट करना। और जो नेक्स्ट मंथ का GSTR 1 जाएगा उसमें आप पास पीरियड आइटम, ए मेरी बात सुन, इधर सुन, पास पीरियड आइटम में करेक्शन कर सकते थे। लेकिन इसमें बंदे का क्या नुकसान हो जाता था, क्योंकि अब वो उसको रुकना पड़ेगा अप्रैल के करेक्शन के लिए, उसको 11 जून तक रुकना पड़ेगा, तब तक ओके शॉर्ट पेमेंट हो जाएगा जिसके ऊपर इंटरेस्ट भी लग जाएगा, अननेसेसरी बेचारे को इंटरेस्ट लग रहा है, लेट फी लग रही है। ओके, जबकि उसको GSTR 1 फाइल करते ही नेक्स्ट डे ही समझ में आ गया कि मिस्टेक हुई, पर अब GSTR 1 फाइल हो गया तो पुरानी प्रोविजन ऐसी थी कि अब फाइल हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, अब नेक्स्ट मंथ की या नेक्स्ट क्वार्टर का वेट करना पड़ता था अगर आप क्वार्टरली स्कीम में हो तो, और उसमें करेक्शन करना पड़ता था, तब तक का इंटरेस्ट लग जाता था और लेट फी लग जाती थी। ये समझा होगा तो मेरी बात
ओके समझो कि, तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है कम्युनिकेट करो और भाई साहब ओके टू टाइप करो। सो दोस्तों यहाँ पे फिर ओके बहुत सी इंडस्ट्री गवर्नमेंट के पास गई और उन्होंने कहा कि सर ऐसा मत करो प्लीज, हमें अगर इमीडिएट पता चल जाता है ओके तो इमीडिएट कोई फैसिलिटी दो ना करेक्शन करने की, सो दैट हम इंटरेस्ट सेव कर सके, लेट फीस सेव कर सके, लेट पेमेंट की फीस। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने एक लास्ट ईयर में GSTR1 कॉन्सेप्ट लाया। और GSTR1 क्या कॉन्सेप्ट लाया कि तुमने GSTR1 फाइल करने के बाद, सुनना, तुमने GSTR1 फाइल करने के बाद, समझ लो तुमने GSTR1 11 तारीख को फाइल किया या जब भी फाइल किया, 11 तारीख के पहले फाइल कर दिया होगा तो 11 तारीख के पहले, समझ लो तुमने 5 तारीख को ही GSTR1 फाइल कर दिया। तो तुमने GSTR1 अगर फाइल कर दिया और इमीडिएट तुमको रिटर्न के पहले, अप्रैल का रिटर्न की डेट के पहले, अब अप्रैल का रिटर्न कब जाता है ओके 20 तारीख को, उसके पहले मिस्टेक पता चल गई तो आप इमीडिएटली करेक्शन कर सकते हो। और वो करेक्शन ऑफ द मिस्टेक या कोई मिसिंग डेटा होगा तो वो करेक्शन आप कर सकते हो GSTR1 में ओके। पर ये GSTR1 कब एक्टिव होगा, मतलब GSTR1 आप फाइल कर पाओगे आफ्टर, सॉरी GSTR1 जो फाइल कर पाओगे आफ्टर GSTR1, बट बिफोर रिटर्न आप फाइल कर पाओगे। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है कि आपको इमीडिएट मिस्टेक पता चल गई, और इमीडिएट मिस्टेक पता चल गई तो आपने इमीडिएट करेक्ट कर ली भाई साहब ओके, करेक्ट कर ली तो आप इंटरेस्ट से बच जाओगे। तो क्या हो जाता है कि GSTR1 ने फाइल कर दिया तुमने रिटर्न के पहले, तो क्या होगा जब आपका 20 तारीख को रिटर्न जाएगा, GSTR3 भी जाएगा ओके, कौन से मंथ का, अप्रैल का, तो वो दोनों का डेटा कैच कर लेगा, GSTR1 का भी डेटा कैच कर लेगा और 1A का भी डेटा कैच कर लेगा, और इसी रिटर्न में आपका जो है ओके काम कंप्लीट हो जाएगा ओके। कोई तुमको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं, इसी रिटर्न में आप पेमेंट कर सकते हो ओके, कर सकते हो। तो चलिए, तो GSTR1 क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन में अमेंड ओके। आपको क्या पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट जब GSTR1 पे कोई केस स्टडी आ गई या GSTR1 पे कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया ओके, आने के बहुत चांसेस है आपके एग्जाम में, तो ऐसे केस में आपको लिखना है रजिस्टर्ड पर्सन में अमेंड और फर्निश एडिशनल डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन GSTR1 अगर उसको अमेंड करना है या एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है तो GSTR1 में दे सकता है। इट इज टू बी फाइल्ड, सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए, इट इज टू बी फाइल्ड आफ्टर फाइलिंग GSTR1। सुनो, ये पॉइंट आना ही चाहिए। ये कब फाइल होता है, GSTR1 के बाद। पहले मिस्टेक तो होने दो भाई, GSTR1 में मिस्टेक होगी उसके बाद ही आप फाइल करोगे, तो GSTR1 के बाद, बट बिफोर फर्निशिंग GSTR3B। सुनना, बिफोर फर्निशिंग GSTR3B के पहले चले जाना चाहिए ओके। क्या सर ये 1A मैंडेटरी है, जैसे GSTR1 तो मैंडेटरी आपको देना ही पड़ता है मंथली बेसिस पे, नहीं तो आपके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। तो क्या 1A मैंडेटरी है, अरे 1A मैंडेटरी क्यों रहेगा भाई साहब, ये ऑप्शनल रहेगा, ऑप्शनल। ये तो तभी एक्टिव करेंगे जब मिस्टेक हुई, समझ लो मेरी कोई मिस्टेक ही नहीं हुई तो फिर 1A क्यों मैं ये करूंगा, तो ये ऑप्शनल फैसिलिटी है ओके। जहां मिस्टेक हुई तभी आपको ये फाइल करना है। अब जो अगर तुमने GSTR1 फाइल कर दिया तो करस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑफ चेंजेस मेड थ्रू GSTR1 शैल बी रिफ्लेक्टेड इन 3B। अब तुमने 3B के पहले फाइल कर दिया तो 1A में जो भी तुमने चेंजेस किए वो 3B में तुम्हारे आ जाएंगे ओके। सेम मंथ में काम जम जाएगा भाई साहब, आपको अगले महीने के लिए रिवेट करने की जरूरत ही नहीं है। और अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 ओके, पॉइंट नंबर 5 ओके। पॉइंट नंबर 5 क्या है, पॉइंट नंबर 5 ये है कि जो आप डेटा 1A में अपडेट करोगे, अब देखो सुनो मेरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप डेटा 1A में अपडेट करोगे क्या वो रिसिपिएंट के 2B में सेम मंथ में अपडेट होगा क्या, नहीं। जो डेटा आप 1A में अपडेट करोगे वो सेम मंथ के 2B, रिसिपिएंट के 2B में अपडेट नहीं होगा। ये पॉइंट पे केस स्टडी पूछी है RTP में। अगर आपने सप्लायर ने GSTR1 में कोई डेटा अपडेट किया तो वो रिसिपिएंट के नेक्स्ट मंथ के 2B में अपडेट होगा, मतलब रिसिपिएंट को क्रेडिट नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। मतलब इसका जो अप्रैल का 2B आएगा, अप्रैल के 2B में इसको नहीं मिलेगा ओके। वो नेक्स्ट मंथ यानी मई का जो 2B बनेगा, मई के 2B में वो अपडेट होगा और क्रेडिट ले पाएगा, तो रिसिपिएंट क्रेडिट लेट ले पाएगा। ये प्रॉब्लम है इसका, रिसिपिएंट क्रेडिट लेट ले पाएगा ओके यहाँ पे। लेकिन आप अपना इंटरेस्ट बचा सकते हो सेम मंथ में पे करके, टैक्स पे करके। सिर्फ इसका 1A का जो डेटा अपडेट होगा 2B में रिसिपिएंट के, वो नेक्स्ट मंथ के 2B में अपडेट होगा। ये वाला पॉइंट समझा क्या। नो, अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर
ये तो ठीक है, रिटर्न के पहले मिस्टेक पता चली तो हमने 1A से अपडेट कर दिया। अगर रिटर्न फाइल करने के बाद, मेरी बात सुन ना, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, रिटर्न फाइल करने के बाद अगर मिस्टेक पता चली तो वो तो ठीक है ना, वो तो पुरानी जैसी प्रोविजन है। आप नेक्स्ट मंथ के GSTR1 में अपडेट कर देना। नेक्स्ट मंथ के GSTR1 या सब्सिक्वेंट मंथ्स के GSTR1 में आप कभी भी अपडेट कर सकते हो, पर वहां इंटरेस्ट लग जाता है, लेट फी लग जाती है। आपको इंटरेस्ट और लेट फी बचाना है और आपको रिटर्न के पहले पता चल गया तो 1 है, बाद में पता चला तो वो तो सब्सिक्वेंट पीरियड की इसमें करेक्शन कर ही सकते हो। ओके, ये समझा क्या बेटा? ओके, तो ऐसे केस में पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, देखो, एनी डेटा अपडेटेड इन GSTR1 विल बी अवेलेबल टू द रिसिपिएंट इन फॉर्म GSTR2B फॉर द नेक्स्ट टैक्स पीरियड फॉर द ITC। उसके नेक्स्ट टैक्स पीरियड में उसका अवेलेबल होगा। तो ये 5 पॉइंट्स अगर अमेंडमेंट्स में मैंने कवर किए, नोट्स में भी कवर किए, लेकिन अगर आपको ये 5 पॉइंट कहीं नहीं मिलते हैं तो मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख कर देख लेना, 1A पे इस बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डन 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 डन, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये स्क्रीनशॉट ले लो, और इस बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसका, ठीक है? डन 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 डन। तो ये 5 पॉइंट्स लिखना, मार्क्स ले लेना। ओके, पहला पॉइंट ये अमेंडमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा पॉइंट आफ्टर GSTR1 बट बिफोर 3B, तीसरा पॉइंट ऑप्शनल फैसिलिटी, चौथा 3B में अपडेट हो जाएगा, और 5 2B में जो है नेक्स्ट मंथ के इसमें मिलेगा। ओके, समझा क्या बात आपको? यस। चलिए, अब देखो, रिटर्न चैप्टर का क्वेश्चनर आपके पास होगा तो वो क्वेश्चनर ओपन करो। ओके, और अभी आपके पास न्यू क्वेश्चनर होगा तो वो ओपन करो, और पुराना होगा। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन जो है मैंने RTP में 25 का क्वेश्चन है। ओके, शायद आपके इसमें हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ओके, तो ये थोड़ा क्वेश्चन RTP में 25 का क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मेहुल का क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो। ओके, तो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे साथ डिस्कशन पे ध्यान दो, बाद में आप कवर कर लेना इसके। मेहुल एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड अंडर GST इन उत्तर प्रदेश, ठीक है? मेहुल एंटरप्राइजेस GST में रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश में, एंड मंथली रिटर्न फाइलर, वो मंथली रिटर्न फाइल करता है, इज एंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वही वो गुड्स और सर्विस का सप्लाई करता है, ठीक है? इट फर्निश द डिटेल्स ऑफ इट्स आउटवर्ड सप्लाई इन द फॉर्म GSTR1 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ऑन 11th ऑफ फरवरी। उसने GSTR1 जनवरी का 11 फरवरी को दे दिया है। हावेवर ऑन 14 फरवरी, मतलब सेम मंथ में उसको पता चला GSTR1 फाइल करने के बाद, द अकाउंटेंट ऑफ मेहुल एंटरप्राइजेस नोटिस दैट वन इनवॉइस इशूड वैशाली ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन गुजरात for supply of goods of value 1 lakh taxable 18% pertaining to January has been inadvertently missed to be declared in GSTR1। भाई उसको रिटर्न के पहले ही पता चल गया कि यार मिस हो गया, ये इनवॉइस की अपडेट ही रह गई। He has approached you for the advice before furnishing GSTR3B। He has approached you for advice before furnishing GSTR3B for the said month। Okay, 3B के पहले आपके पास अप्रोच हुआ। You are required to briefly discuss whether Mehul Enterprises can amend the details of outward supply furnished in GSTR1 of January. If such amendment is permitted and detail of form GST are amended, whether details of said invoice will be available in 2B of the Vaishali traders for the month of January। दो सवाल पूछे हैं। ओके, और जो मैंने 5 पॉइंट्स में लिखे बस वो 5 पॉइंट सिंपल वर्ड में लिख लेना, या फिर आप RTP में 25 देख लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया था और वापस आपको आ सकता है। सबसे पहले क्या वो अमेंड कर सकता है क्या? तो लीगल प्रोविजन लिखो, लीगल प्रोविजन, यस। ओके, एडिशनल अमेंडमेंट्स वो GSTR1 में दे सकता है। ओके, और GSTR1 में जो वो एडिशनल करेक्शन कर सकता है वो जो रिफ्लेक्ट होगा वो देखो, प्रोवाइड दैट एडिशनल डिटेल्स और अमेंडमेंट्स ऑफ डिटेल आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय सप्लाई इन GSTR1A filed after due date of furnishing GSTR1 for the tax period shall be reflected in 2B current tax। अगर GSTR1 का होगा तो रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन दिस इंप्लाइज दैट ITC फॉर द सप्लाईज डिक्लेयर और अमेंडेड बाय सप्लायर थ्रू GSTR1A विल बी अवेलेबल टू रिसिपिएंट टू बी जनरेटेड फॉर नेक्स्ट टैक्स पीरियड। ओके, तो देखो यहां पे करंट टैक्स पीरियड, यहां एक एग्जांपल, मैं आपको कंफ्यूज कर देगा, इसलिए मैं यहां करंट टैक्स पीरियड मतलब रहेगा, यहां करंट टैक्स पीरियड का मतलब रहेगा फरवरी, क्योंकि तुम्हारा फेब में रिटर्न था, फेब का करंट टैक्स पीरियड, फेब
तो फेब के इसमें वो अपडेट होगा, और फेब के इसमें अपडेट होता मतलब आपको नेक्स्ट टैक्स पीरियड में उसका क्रेडिट मिलेगा। तो पहली बात, क्या वो अपडेट कर सकता है? तो बेहुल एंटरप्राइजेस अपडेट कर सकता है जीएसटीआर 1A में, और उसका 3B में अपडेट हो जाएगा। और वैशाली ट्रेडर्स को ओके फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी जो 2B आएगा, फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, जनवरी का 2B नहीं, फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी जो 2B आएगा उसमें उसको क्रेडिट लेने मिलेगा। ओके, ये एक पॉइंट था, अच्छा पॉइंट था, आई होप आपको ये समझा होगा। ओके, तो ये था डिस्कशन रिगार्डिंग टू हमारा जीएसटीआर 1A जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। भाई साहब, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो आप मार्क्स छोड़ोगे क्या? ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो मार्क्स छोड़ोगे क्या? बोलो नहीं सर। ओके, ये हुई ना बात। और अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा तो MZ टाइप करो। नाउ सेकंड, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। जब आप जीएसटीआर 1 डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई देखो यहां पे इन जीएसटीआर 1, ओके जीएसटीआर 1, तो आप डिटेल्स जीएसटीआर 1 में कैसे दोगे? तो इनवॉइस वाइज डिटेल, आपको डिटेल इनवॉइस वाइज देनी पड़ेगी। इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट सप्लाईज मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब ध्यान सुनना, अगर आपने B2B, सुनो, अगर आपने B2B ट्रांजेक्शन किया हो, B2B ट्रांजेक्शन किया हो, तो आपको हर इनवॉइस की एक एक डिटेल्स जीएसटीआर 1 में अपडेट करनी पड़ेगी। और सेकंड, ये लर्न करके जाना, अगर आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया हो विथ इनवॉइस वैल्यू मोर देन 1 लाख टू यूआरपी, यानी अगर B2C आपने किया हो, ये MZ क्या है? मजा आ गया, मजा आ गया। MZ मतलब मजा आ गया, तो फर्स्ट टाइम मेरा क्लास कर रहा है ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, इंटरस्टेट सप्लाईज विथ इनवॉइस वैल्यू मोर देन 1 लाख। अब देखो, अगर आपके ट्रांजैक्शन B2B है, इंटरस्टेट हो या इंट्रास्टेट हो, आपको एक एक इनवॉइस अपलोड करना पड़ेगा। ओके, और दूसरा, अगर आपके ट्रांजैक्शन B2C है, सुनो, आपके ट्रांजैक्शन B2C है और उसमें वो इंटरस्टेट हुआ होगा और इंटरस्टेट अमाउंट 1 लाख के ऊपर होगा, तो वो फिर आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ेगी। नाउ कंसोलिडेटेड डिटेल्स। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस वाइज डिटेल इन जीएसटीआर 1 एंड कंसोलिडेटेड डिटेल्स इन जीएसटीआर 1? इनवॉइस मतलब एक एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर, ओके, और जीएसटी नंबर सब डिटेल्स देनी पड़ेगी। और कंसोलिडेटेड मतलब टोटल बेसिस पे, आपको एक एक इनवॉइस की डिटेल नहीं, टोटल करके दिया तो भी चलेगा। अगर आपके ट्रांजेक्शन टू यूआरपी है, यूआरपी है मतलब जहां तक देखा जाए B2C है, तो आप ओके यहां पे कंसोलिडेटेड डिटेल्स भी दे सकते हो। एंड स्टेट वाइज इंटरस्टेट सप्लाईज विथ इनवॉइस वैल्यू अप टू 1 लाख टू यूआरपी, अगर आपका इंटरस्टेट हुआ होगा और 1 लाख के नीचे हुआ होगा तो आप कंसोलिडेट कर सकते हो। सर, ये थोड़ा ये क्वेश्चन समझा दो ना। देखो, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में आते हो, सुनो, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में आते हो तो यहां पे मैं थोड़ा एग्जाम्पल लेके ये समझा देता हूं। ये आरटीपी में 20 में दिया होगा, ओके, पर ये क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से प्रायोरिटी B में रखना, लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन जो है मेहुल वाला, ये प्रायोरिटी A+ में रखना। ओके, ये आ रही है, पर मैं समझा देता हूं। जैसे देखो, मिस्टर गौरी शिवा, रजिस्टर्ड पर्सन इन पंजाब, सप्लाइज अ गुड्स टैक्सेबल 12% इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। मतलब क्या, गौरी शिवा पंजाब का है और वो पंजाब में सेल करता है, मतलब इंट्रास्टेट करता है, और हरियाणा में सेल करता है, इंटरस्टेट भी करता है। He has furnished the following details in relation to independent supplies made by him. Okay, उसने एक एक इनवॉइस की डिटेल्स आपको दी है, मेड बाय हिम इन अ क्वार्टर एंडिंग जून। ठीक है, आपको एक एक सप्लाई की डिटेल दी है, तो 1 से लेके 10 तक दिया है। एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ मिस्टर गौरी शिवा इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 1.2 crores. With reference to Rule 59 of CGST rule, discuss the manner in which details of above supplies required to be furnished in GSTR 1. वो GSTR 1 में डिटेल्स कैसे देगा? तो अब देखो लॉ क्या कहता है, अगर आपका ट्रांजेक्शन पहला सेल मिस्टर ए को हुआ, रजिस्टर्ड पर्सन को हुआ, इंटरस्टेट हुआ, अगर B2B इनवॉइस है तो आपको 80,000 की इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ेगी। तो 80,000 की इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ेगी। ये पूरा इनवॉइस आपको अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि सामने वाले को क्रेडिट भेजना है। दूसरा, मिस्टर बी रजिस्टर्ड पर्सन को इंटरस्टेट है, ये भी इनवॉइस वाइज डिटेल में जाएगा क्योंकि B2B है। ओके, तो ये भी इनवॉइस वाइज डिटेल में जाएगा। उसके बाद में नाउ थर्ड, सी को दिया अनरजिस्टर्ड है, इंट्रा है। ओके, हाँ, अगर सी को दिया अनरजिस्टर्ड है, इंट्रा है, तो ये कंसोलिडेटेड में चले जाएगा। अब ये कंसोलिडेटेड में कैसे जाएगा आगे बताऊंगा। उसके बाद में डी को दिया अनरजिस्टर्ड है, इंट्रा है, 1,10,000, ये भी कंसोलिडेशन में चले जाएगा क्योंकि B2C है और इंट्रा है। उसके बाद में मिस्टर एम अनरजिस्टर्ड पर्सन है, हाँ, मिस्टर एम अनरजिस्टर्ड पर्सन है
और ये जो है इंटरस्टेट है। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया और इंटरस्टेट में दिया और वैल्यू 1 लाख से ज्यादा होगी तो ये इनवॉइस वाइज डिटेल में चले जाएगा। ये इनवॉइस वाइज डिटेल, ये कंसोलिडेट नहीं होगा, ये इनवॉइस वाइज डिटेल में चले जाएगा। उसके बाद में एन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा, इंटरस्टेट है और वैल्यू 1 लाख से नीचे है। देखो वैल्यू 1 लाख से ज्यादा हो तो सेपरेट जाएगा B2C में, पर 1 लाख से नीचे हो तो ये कंसोलिडेशन में चले जाएगा, ये कंसोलिडेशन में चले जाएगा। मिस्टर ओ, अनरजिस्टर्ड पर्सन, ओके, अनरजिस्टर्ड को बेचा, इंटरस्टेट है, .1 लाख है। अब देखो लॉ कहता है एक्सीड्स 1 लाख, अगर एक्सीड्स 1 लाख होगा तो इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी, तो ये भी कंसोलिडेशन में चले जाएगी क्योंकि .1 लाख है। 1 लाख से ज्यादा होगा, ध्यान सुनना, वैल्यू 1 लाख से ज्यादा होगा तो ही वो इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी। उसके बाद में पी, अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंटरस्टेट है, 1,30,000, ये इनवॉइस वाइज डिटेल में चले जाएगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, इंट्रास्टेट है, ये भी इनवॉइस वाइज में चले जाएगा। ओके, और अगेन रजिस्टर्ड पर्सन को दिया इंट्रास्टेट, ये भी इनवॉइस वाइज में चले जाएगा। तो अगर आप देखते हो तो कंसोलिडेटेड में 60, 110 और 20, तो इन्होंने क्या किया, ओके देखो 60, 110 कंसोलिडेटेड डिटेल में चले गया। ओके, और ये जो है अनरजिस्टर्ड को दिया, ओके ये 20 और 1 लाख कंसोलिडेटेड में, बाकी इनवॉइस वाइज डिटेल। ओ भाई साहब समझा क्या? ओके, समझा होगा तो फटाफट यहाँ पे 1 टाइप करो। मैं आपको कहूँ क्या, मेरा चार्ट बुक पढ़ने का और क्वेश्चंस पढ़ने का और ये रिवीजन होने के बाद 1 घंटा बैठो और जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये डेटा हार्ड डिस्क में अभी के अभी ट्रांसफर कर देना, अभी के अभी सारे क्वेश्चन देख लेना, कुछ सॉल्व करके देख लेना। ओके, और अभी ये चैप्टर खत्म कर देना, रिटर्न चैप्टर आपने छोड़ना नहीं, रिटर्न चैप्टर जो है अच्छे से अभी मेरे साथ कर लेना। मैं आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूँ भाई साहब, अभी खत्म कर देना, ये हुई ना बात। ओके, तो चलो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ मेरे चार्ट बुक में, रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा बाद में लेता हूं, अबाउट द रेक्टिफिकेशन। चलो फर्निशिंग, ये तो हुआ आपका GSTR वर्क। उसके बाद में हम लेते हैं ओके फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, ओके हर रजिस्टर्ड पर्सन को एक्सेप्ट दिस वन उनको GSTR 3B में रिटर्न देना पड़ेगा मंथली बेसिस पे, और देना 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक रिटर्न जाएगा, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक रिटर्न जाएगा। अच्छा, रिटर्न किसको, D3B किसको देने की जरूरत नहीं है, OIDR सर्विस प्रोवाइडर, कंपोजिशन टैक्सेबल। इंटर लेवल पे तो आप 2 ही चीजें याद रखो, कंपोजिशन और NRTP और TDS TCS। OIDR वगैरह याद भी नहीं रहा तो चलो। ओके, कंपोजिशन डीलर को 3B नहीं होता है, उसको GSTR 4 होता है, वो भी ईयरली होता है। NRTP GSTR 5 देता है, इसलिए ये 3B नहीं देगा। और जो TDS TCS डिडक्ट कर रहे हैं वो अलग रिटर्न देते हैं, ओके ये जो 3B नहीं देंगे। QRMP स्कीम होगा तो हम नेक्स्ट अलग से देखेंगे QRMP स्कीम में क्या होगा। देखो उसके बाद में कंपोजिशन टैक्स पेयर होगा तो GSTR 4 जाएगा। सुनो, कंपोजिशन टैक्सेबल होगा पर्सन होगा तो GSTR 4 जाएगा। GSTR 4 ईयरली बेसिस पे जाता है, लेकिन उसको CMP 08 क्वार्टरली बेसिस पे देना पड़ता है। GSTR 4 जो जाएगा वो 30th जून ऑफ फॉलोइंग सच मंथ जाएगा। उसके बाद में ये तो हमने देखा कंपोजिशन स्कीम जो है। उसके बाद में एनुअल रिटर्न GSTR 9 में जाएगा, 31st डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जाएगा। उसके बाद में एनुअल रिटर्न नॉट अप्लीकेबल टू, ओके नॉट अप्लीकेबल टू, ओके तो एनुअल रिटर्न नॉट अप्लीकेबल टू सप्लायर ऑफ OIDR सर्विसेज, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, NRTP, ISD, पर्सन डिडक्टिंग TDS TCS, CTP, ओके और वो जो 35 है, ठीक है, वो ये ध्यान रखना कि एनुअल रिटर्न जो है यहाँ पे, अब इसमें ये वाला याद रखना, CTP को यानी आपको लिखना है तो साइड में लिख दो, ओके ये वाला पॉइंट, CTP नीड टू फाइल GSTR 1 एंड GSTR 3B। CTP होगा तो GSTR 1 और 3B उसको फाइल करना पड़ेगा, बट नो नीड टू फाइल एनुअल रिटर्न, इनको एनुअल रिटर्न नहीं है, ओके नो नीड टू फाइल एनुअल रिटर्न, इनको एनुअल रिटर्न नहीं है। ओके, जब भी आप एनुअल रिटर्न दोगे तो सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, तुमने जो 12 रिटर्न्स दिए और एक एनुअल रिटर्न दे रहे हो, इन दोनों में अगर डिफरेंस होगा तो आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा और आपका ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट GSTR 9 के साथ आपको फाइल करना पड़ेगा। अब ये 2 कॉन्सेप्ट है, फाइनल रिटर्न
ओके, ये OIDR इंटर लेवल पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। ओके, OIDR छोड़ दो, इंटर लेवल पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दो कॉन्सेप्ट, फर्स्ट रिटर्न और फाइनल रिटर्न, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। ओके, चलिए, फर्स्ट रिटर्न एंड फाइनल रिटर्न ये क्या होता है? फर्स्ट रिटर्न, अब देखो यहां पे सेक्शन 40, फर्स्ट रिटर्न कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पे देखो, समझ लो मंथ है अप्रैल, ओके, और अप्रैल यहां पे, और आगे मई और जून। आप 25 अप्रैल को, ध्यान से देखना सभी ने, आप 25 अप्रैल को लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए, मतलब उसके पहले आप अनरजिस्टर्ड पर्सन थे, URP थे, ओके, और आपका एग्रीगेट टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड था, बिलो थ्रेशोल्ड था, ठीक है। 25 अप्रैल को आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर दिया थ्रेशोल्ड, मे बी 10 लाख, मे बी 20 लाख और मे बी 40 लाख, तो 25 अप्रैल को यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब देखो क्या हो, लॉ ये कहता है, अगर रजिस्ट्रेशन चैप्टर याद होगा, तो जिस दिन आप लायबल होते हो वहां से 30 डेज में आपको अप्लाई करना पड़ता है, विद इन 30 डेज यू हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ठीक है, 25 अप्रैल को आप लायबल हुए, आपने अप्लाई किया, ओके, विद इन 30 डेज आपने अप्लाई किया, और आपकी RCI 22 मई को, सुनना, आपके RCI 22 मई को, क्योंकि आपने अप्लाई किया 30 डेज में, फिर आपका आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और वो 22 मई तक आया। यहां तक समझा होगा तो फटाफट ओके यस टाइप करो, वाई टाइप करो। चलो, अब देखो क्या हुआ, अब अप्रैल के मेरे 6 दिन हो गए थे, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब ये 25 अप्रैल से लेके, तो ये जो 6 दिन है, ओके, 6 दिन मैंने अप्रैल में सप्लाई किया। अब लॉ क्या कहता है, अगर आप 30 डेज में अप्लाई कर देते हो, आप 30 डेज में अप्लाई कर देते हो, तो यूर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, कोई बताएगा? अगर आप 30 डेज में अप्लाई कर देते हो, तो व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? यानी आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट आरसी की डेट मानी जाएगी, या जिस दिन आप लायबल थे तब की मानी जाएगी? आई रिपीट, आरसी की डेट मानी जाएगी, या जिस दिन आप लायबल थे तब की मानी जाएगी? करेक्ट। अगर आप 30 दिन में अप्लाई कर देते हो, और आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर याद होगा, तो जिस दिन आप लायबल हुए, सुनो, जिस दिन आप लायबल हुए तब की डेट मानी, दैट इज इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। वेरी गुड, ओके, तो आपका इवन दो आरसी 22 मई को आई होगी, बट यू आर इफेक्टिव फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 25 ऑफ अप्रैल। मतलब ये हुआ कि 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये 6 दिन तक आप अगर कोई आउटवर्ड सप्लाई करते हो, कोई माल बेचते हो, ओके, कोई माल बेचते हो, तो वो केस में आपको उसका GST देना है 6 दिन का, फिर तो में आ जाएगा। अब देखो 6 दिन का आपको GST देना है, तो अप्रैल का 6 डेज का GSTR1 जाएगा 11 मई को, और 3B जाएगा 20 मई को। भाई साहब, ओके, अप्रैल की जो ड्यू डेट्स है GSTR1 की, और अप्रैल का जो रिटर्न की ड्यू डेट है GSTR3B की, वो ड्यू डेट कर मेरा आरसी था ही नहीं, और मेरा आरसी था नहीं, तो ना मैं GSTR1 दे सकता हूं, ना मैं GSTR3B दे सकता हूं, क्योंकि मेरी आरसी है ही नहीं। ओके, आरसी है ही नहीं, तो आप क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप GSTR1 फाइल कर सकते, ना 3B फाइल कर सकते अप्रैल का, क्योंकि आरसी आपको लेट आई। अब आरसी आई आपका मई को, अब आरसी आने के बाद आपका पहला रिटर्न, फर्स्ट रिटर्न जा रहा है, ओके, GSTR3, फर्स्ट रिटर्न मतलब पहली बार आप GSTR3B फाइल कर रहे हो, और पहली बार आप GSTR3B फाइल कर रहे हो 22 मई के बाद। कब फाइल करोगे? जब मई के लिए फाइल करोगे 28 जून को, ओके, तो मई मंथ के लिए फाइल करोगे 28 जून को। तो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि जब आप आरसी आने के बाद पहला रिटर्न फाइल करोगे, तो उसमें आपका पीरियड, ओके, उसमें आपका पीरियड 1 मंथ से ज्यादा हो सकता है। मतलब उसको ये एंगल से पढ़ाओ, तो आपका पीरियड जो आप लोगे, मई तो पूरा ही लोगे, क्योंकि वो तो मई का रिटर्न जा रहा है, प्लस अप्रैल के 6 डेज जब आप लायबल हुए, तो जब आप फर्स्ट टाइम लायबल हुए, ओके, वहां से लेके, जब आप फर्स्ट टाइम लायबल हुए वहां से लेके, तो पूरा मई तक आप कवर कर सकते हो। तो आपका फर्स्ट जो रिटर्न रहेगा, फर्स्ट रिटर्न आपका यहां पे सुनो, तो फर्स्ट रिटर्न आपका जो रहेगा, रजिस्टर पर्सन
फर्स्ट रिटर्न, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज मेड आउटवर्ड सप्लाई इन पीरियड बिटवीन द डेट व्हेन ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी 25 अप्रैल से टिल द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड शैल डिक्लेयर द सेम इन फर्स्ट रिटर्न। मतलब जब से वो लायबल हुआ टिल द डेट ऑफ आरसी, वो पूरा डिटेल वो अपने फर्स्ट रिटर्न में देगा। ये वाला पॉइंट समझा क्या आपको? मतलब 1 महीने से ज्यादा पीरियड पहले रिटर्न में रह सकता है, यानी 25 अप्रैल से लेके वो 6 दिन और मई के पूरा पीरियड, वो पूरा पीरियड उसमें रहेगा टिल द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पूरा रहेगा। समझा होगा? तो यस, मजा आ गया। एमजेड टाइप करो। तो ये हुआ हमारा पहला रिटर्न। ओके, वो 3B होता है, सिर्फ पीरियड ज्यादा हो सकता है, ये उन्होंने दिया। तो फर्स्ट रिटर्न पे शॉर्ट नोट आ सकती है, स्टार करके जाना। ओके, फर्स्ट रिटर्न पे शॉर्ट नोट आई तो आपने ये पॉइंट्स लिख कर लाना। ओके, और पूरे मार्क्स लेके आना। चलिए, अब मैं लेता हूं फाइनल रिटर्न। ये फाइनल रिटर्न क्या होता है? ओके, फाइनल रिटर्न कॉन्सेप्ट सेक्शन 45 में दिए गए हैं। अब फाइनल रिटर्न के कॉन्सेप्ट समझ लो कि यहां पे समझ लो आप रजिस्टर्ड थे। ये फाइनल रिटर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। जीएसटीआर 1 नहीं 1A थोड़ी देगा यहाँ पे, उसका 1A थोड़ी देगा। 1A तो 1 फाइल होने के बाद वो 1 फाइल कर ही नहीं पाया ना बेटा। तो जब वो मई का जीएसटीआर 1 जाएगा तो उसमें पूरा पीरियड जाएगा फर्स्ट रिटर्न में। चलो, अब आते हैं हम फाइनल रिटर्न में। फाइनल रिटर्न क्या होता है? समझ लो आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, और आप 10th अप्रैल को यू आर अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आई रिपीट, 10th अप्रैल को आपने अप्लाई किया, भाई मुझे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है। अब आपकी कैंसिलेशन ऑर्डर आई, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑर्डर आई 25 अप्रैल को। आई रिपीट, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑर्डर आई 25 अप्रैल को। अब जब ऑर्डर आती है तो उसमें डेट दी जाती है किस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है। तो हो सकता है जो कैंसिलेशन ऑर्डर आई उसमें आपका रजिस्ट्रेशन 25 अप्रैल के पहले वाली डेट से, मे बी 10th अप्रैल, या उसके पहले डेट से या बाद में, बट ऑर्डर के पहले वाली डेट से ले लो 10th अप्रैल। 10th अप्रैल से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है, ऐसा लिखा गया ऑर्डर में जो 25 अप्रैल को आई, लिखा रहता है ऑर्डर में। या कभी कभी डिपार्टमेंट कैंसिलेशन ऑर्डर जो देता है उसमें यह भी लिखता है कि आपका रजिस्ट्रेशन ओके यहाँ पे अगले महीने से, यानी समझ लो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है 1 मई से। ओके, यानी वो इमीडिएट कैंसिल नहीं करता, आपने अप्लाई किया पर वो कहता है मंथ होने दो, और 1 मई से। तो मेरा कहना क्या है, जब कैंसिलेशन ऑर्डर आती है तो कैंसिलेशन ऑर्डर में डेट लिखी होती है कि कब से कैंसिलेशन किया जा रहा है। हो सकता है पहले की डेट से, या हो सकता है बाद में की डेट से। ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट था, समझा होगा तो मुझे 3 टाइप करके बताओ। ओके, समझा होगा तो 3 टाइप करके बताओ। तो कैंसिलेशन ऑर्डर में पहले की डेट होगी तो ठीक, बाद की डेट होगी तो ठीक। अब लॉ क्या कहता है, जब भी किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो उसको 3 महीने के अंदर, सुनना, 3 महीने के अंदर उस कैंसिलेशन का फाइनल रिटर्न देना पड़ता है। मतलब क्या, उसको जो 3B देना पड़ेगा वो तो देना ही पड़ेगा उस पीरियड का, लेकिन कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन का एक सेपरेट रिटर्न आता है। बोलो मेरे साथ, यहां पे कैंसिलेशन का एक सेपरेट रिटर्न आता है जिसको हम फाइनल रिटर्न कहते हैं। ओके, फाइनल रिटर्न कहते हैं, वो अलग होता है। तो ये फाइनल रिटर्न क्यों? क्योंकि आपका स्टॉक होगा तो उसके आईटीसी रिवर्सल हुए क्या, आपने इफ यू सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन तो टैक्स पे कर दिया क्या, वो सारा कैलकुलेशन तुम्हारे फाइनल रिटर्न में होता है, जो इन एडिशन टू 3B होता है। सुनना, वो इन एडिशन टू 3B होता है। तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल, तो उसको जीएसटीआर 10 में, सुनना, जीएसटीआर 10 में फाइनल रिटर्न देना पड़ता है। और उसकी टाइम लिमिट देखो क्या है, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, व्हिचएवर इज लेटर। इस बार फाइनल रिटर्न पे 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत दिन से नहीं आया, इसलिए ये रट्टा मार के जाना फाइनल रिटर्न। ओके, मतलब क्या, मतलब मैं थोड़ा आपको ये समझाना चाहता हूं कि यहां पे वो कहते हैं कि अगर कैंसिलेशन ऑर्डर में डेट ऑफ कैंसिलेशन पहले की है, 10 अप्रैल की है, 10 अप्रैल की है, तो व्हिचएवर इज लेटर मतलब क्या हुआ, ऑर्डर, तो ऑर्डर की डेट से 3 months में रिटर्न देना पड़ेगा। लेकिन कैंसिलेशन ऑर्डर जो आई 25 अप्रैल को आई और कैंसिलेशन 1 मई को किया गया, ओके भाई 1 मई से आपका कैंसिलेशन होगा, तो फिर व्हिचएवर इज लेटर, तो डेट ऑफ कैंसिलेशन क्या है, 1 मई, तो 1 मई से 3 months में आपको
ओके, रिटर्न देना पड़ेगा और वो रिटर्न होगा फाइनल रिटर्न। और भाई साहब ये समझा क्या? ये समझा हो तो बोलो डन डना डन डन, मजा आ गया। और ये क्या बात है भाई साहब, लाइक नहीं किया? और जो ऑफलाइन देख रहे हैं कमेंट जरूर करना, इस बार पास होना है ना, ओके, अच्छे मार्क्स लेना है तो आपकी कमेंट जरूर देना, लाइक करना और शेयर करना। तो दोस्तों ये हमने देखा फाइनल रिटर्न पे इस बार क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सिंपल है। ओके, 3 महीने में आपको फाइनल रिटर्न देना पड़ता है ऑन कैंसलेशन। और 3 महीने कहां से लर्न कर लेना, डेट ऑफ कैंसलेशन या ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन, विच एवर इज लेटर। ओके, ये हुआ। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फर्निशिंग GSTR1 और IFF। अब देखो मेरा एक क्लाइंट जो था, ओके, वो रिटर्न फाइल कर रहा था, लेकिन उसका GSTR1 फ्रीज हो गया था, वो ओपन ही नहीं हो रहा उसका GSTR1। तो उसका GSTR1 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ओपन ही नहीं हो रहा। मैंने पूछा क्यों भाई, क्या हो गया? तो वो मेरे पास आया कि भाई सर GSTR1 मेरा पोर्टल पे ओपन ही हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा नहीं, तेरा GSTR1 फ्रीज कर दिया होगा। ओके, फ्रीज कर दिया होगा, मतलब फ्रीज मतलब, हाँ। अब देखो ये 5 केसेस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इस पे सवाल आ सकता है। ये 5 केसेस लर्न करके जाना कि कौन सी 5 केसेस में आपका GSTR1 फ्रीज कर देते हैं, मतलब आप पोर्टल पे GSTR1 फाइल ही नहीं कर सकते। ओके, तो देखो पहला, रजिस्टर्ड पर्सन मंथली स्कीम में होगा, कैन नॉट फर्निश GSTR1 if he has not furnished the return in GSTR3B for the preceding month। अगर किसी ने लास्ट मंथ का रिटर्न नहीं दिया होगा तो नेक्स्ट मंथ का GSTR1 ओपन ही नहीं होता है, फ्रीज हो जाता है। पहले पुराना 3B दे, ओके, पहले पुरानी उधारी दे, फिर हम आगे की उधारी तेरे को देंगे। मतलब GSTR1 अगर लास्ट मंथ का 3B नहीं दिया तो ओपन नहीं होगा। अगर आप QRMP स्कीम में हो तो अगेन लास्ट मंथ का जो क्वार्टरली टैक्स पीरियड का 3B नहीं दिया वो, उसके बाद में यहाँ पे तो लास्ट मंथ का 3B नहीं दिया तो इस मंथ का 3 GSTR1 ओपन नहीं होगा। उसके बाद में अगर आपको, अब ये थोड़ा रट्टा मार के जाना इंटीमेशन वाला, इफ इंटीमेशन इज इश्यूड, आपको रूल 88C1 या सिर्फ आपने इंटीमेशन इज इश्यूड, RP cannot furnish GSTR1 or using IFF for a subsequent tax period unless he deposited intimated amount or furnishes reply to explain it। थोड़ा आप ये थोड़ा लर्न करके जाना कि अगर रूल 88C में आपको इंटीमेशन आई होगी। सर इंटीमेशन क्या होती है? अगर आपने जो पुराना GSTR1 दिया है, पुराने GSTR1 और 3B में डिफरेंस होगा, सुनना, पुराने GSTR1 और 3B में डिफरेंस आया होगा और उसकी इंटीमेशन आई होगी। ये इंटीमेशन होती है, लिखना हो तो लिख दो, डिफरेंस इन GSTR1 एंड 3B, GSTR1 और 3B। तो अगर पुराना इंटीमेशन आया होगा आपको बिकॉज ऑफ 1 और 3B में डिफरेंस आ रहा है, जब तक उस डिफरेंस का टैक्स आप नहीं देते हो या इंटीमेशन का रिप्लाई नहीं करते हो, दो बातें, डिफरेंस का टैक्स नहीं देते हो या इंटीमेशन का रिप्लाई नहीं करते हो, तो वो तब तक आपका आगे का GSTR1 ओपन नहीं होगा। अगर आपको इंटीमेशन रूल 88D1 में आई होगी, मतलब क्या? तो 88D1 की इंटीमेशन मतलब एक्सेस ITC, ओके, एक्सेस ITC का। तो अगर आपका एक्सेस ITC का इंटीमेशन आया होगा, जब तक वो एक्सेस ITC आप डिपॉजिट नहीं करते हो या रिप्लाई नहीं करते हो, आपको डिपॉजिट नहीं करना है तो रिप्लाई करो कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, जब तक आप ये इसका रिप्लाई नहीं करते हो GSTR1 ओपन नहीं होगा। और नेक्स्ट, बैंक डिटेल्स, अगर आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त बैंक डिटेल्स नहीं दी होगी तो जब तक आप बैंक डिटेल्स नहीं देते हो आपका GSTR1 ओपन नहीं होगा। तो 5 केसेस लर्न करके जाओ। पहली केस, ओके, अगर आपने प्रीवियस रेगुलर स्कीम में प्रीवियस टैक्स पीरियड का GSTR3B नहीं दिया होगा तो वो केस में 1 जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। QRMP स्कीम में प्रीवियस टैक्स पीरियड का GSTR3B नहीं दिया होगा तो 1 रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 88C की इंटीमेशन डिफरेंस इन GSTR1 और 3B का होगा, उसका आपने डिफरेंस का पैसा नहीं दिया या रिप्लाई नहीं किया। ITC, एक्सेस ITC की इंटीमेशन होगी और आपने वो एक्सेस ITC पे डिपॉजिट नहीं किया या डिफरेंस नहीं दिया, और अगर आपने बैंक डिटेल्स नहीं दी तो वो केस में आपका GSTR ओके 1 जो है ब्लॉक हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे यस, जस्ट अ मिनट, ओके,
एक क्वेश्चन और लेना चाहूंगा, और ये क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है आपके इसमें मिल जाएगा ये आपको। प्लीज आंसर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस विथ रेफरेंस टू सेक्शन 37 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड रूल सीजीएसटी रूल 2017। मिस्टर कोहली इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात में रजिस्टर्ड सप्लायर है। ओके, ही इज फाइलिंग जीएसटीआर 1 फॉर एवरी मंथ, हर मंथ का जीएसटीआर 1 दे रहा है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुवरी ही वॉज आउट ऑफ इंडिया, सो डिड नॉट फाइल एनी ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ। वो आउट ऑफ इंडिया था, इसलिए फरवरी में आउट ऑफ इंडिया था, इसलिए कोई भी उसने ट्रांजेक्शन का डिटेल्स नहीं दिया। ही बिलीव दैट देयर इज नो ट्रांजेक्शन देयर, नो नीड टू फाइल जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अब देखो सवाल बहुत अच्छा है और ये एग्जाम में आ सकता है कि यहाँ पे अगर आपके उस मंथ में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ट्रांजेक्शन नहीं है तो क्या हमने जीएसटीआर 1 नहीं देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जीएसटीआर 1 मैंडेटरी है, अगर उस मंथ में आपने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगी तो भी जीएसटीआर 1 मैंडेटरी है फॉर ऑल नॉर्मल एंड सीटीपी। आपको जीएसटीआर 1 जो है नील फाइल करना पड़ेगा, पर आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा, और नील जीएसटीआर 1 आप एसएमएस के थ्रू भी फाइल कर सकते हो। तो आपको इसका 3 पॉइंट लिखने जरूरी है। पहला, जीएसटीआर 1 इज मैंडेटरी इवन दो देयर इज नो ट्रांजेक्शन, यू नीड टू फाइल नील जीएसटीआर 1, और आप ये एसएमएस के थ्रू भी जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हो। तो गिवन केस में कोहली ने अगर मंथ ऑफ फरवरी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया होगा तो भी उसको जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा। डन 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 डन, क्लियर। उसके बाद में सेकंड, मिस्टर काजी इज अ रजिस्टर्ड डीलर इन केरला। ही वाज रजिस्टर्ड इन एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20XXYY, बट on 15th of January he converted from normal taxpayer to composition taxpayer. Is he liable to file GSTR 1 for the month of February? अब देखो क्या हुआ कि वो नॉर्मल टैक्स पेयर टू कंपोजिशन टैक्स पेयर में कन्वर्ट हो गया ऑन 15th of January। तो क्या अब 15 तक वो नॉर्मल में था और बाद में कंपोजिशन में कन्वर्ट हो गया, तो क्या उसको जब तक नॉर्मल में था उसका जीएसटीआर 1 देना पड़ेगा? यस, क्योंकि वो 15 तक नॉर्मल में था। अगर 15 तक नॉर्मल में था, ओके एक मिनट, रजिस्टर्ड नॉर्मल टैक्स पेयर बट ऑन 15th of January ही कन्वर्टेड। अच्छा, 15th of January को कन्वर्ट हो गया, सॉरी 15th of January को कन्वर्ट हो गया टू कंपोजिशन। इज ही लायबल टू जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी? सॉरी, कन्वर्जन जनवरी में हो गया और वो फेब में, क्या अब उसको फेब का जीएसटीआर 1 देना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि फेब में वो कंपोजिशन स्कीम में था। अगर वो फेब में कंपोजिशन स्कीम में था तो फेब का जीएसटीआर 1 उसको देने की जरूरत नहीं है। Third, Mrs. Zeal, a registered dealer in Rajasthan, okay, did not file GSTR 1 for the month of June 20XY, but she want to file GSTR 1 for the month of July. क्या ऐसा हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर उसने लास्ट जीएसटीआर 1 नहीं दिया जून का, तो क्या वो जुलाई का जीएसटीआर 1 फाइल कर सकता है? आंसर इज नॉट अलाउड। ओके, अगर आपको इस मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल करना है तो प्रीवियस टैक्स पीरियड के जीएसटीआर 1 और 3 आपने फाइल कर देना चाहिए। अगर लास्ट जीएसटीआर 1 आपने नहीं फाइल किया तो इस मंथ का जीएसटीआर 1 आप फाइल नहीं कर सकते। ओके, तो ये क्वेश्चन समझा क्या बेटा? आपको ये क्वेश्चन समझाओ तो बोलो डन 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 डन। चलिए अब बेटा नेक्स्ट जो है मैं आता हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 पे। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है? मिस काशी, रजिस्टर्ड इंट्रास्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स इन हरियाणा। ओके, रजिस्टर्ड इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स इन हरियाणा, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर शी वाज आउट ऑफ स्टेशन ऑन अ रिलीजियस पिलग्रिमेज विथ हर फैमिली। अगस्त और सितंबर में वो आउट ऑफ स्टेशन थी फॉर 55 days। Thus no business transaction was made during August। अगस्त में कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, 1 रुपए का भी सेल नहीं हुआ। मिस काशी इज ऑफ ओपिनियन दैट एज देयर इज नो ट्रांजेक्शन देयर इज नो नीड टू फाइल रिटर्न इन जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। भाई अगर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो वो केस में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। However, her tax consultant advised her file nil GSTR 3B. Whether advice given by tax consultant is correct, explain। मुझे ये बताओ कि अगर आपने ट्रांजेक्शन्स नहीं किए तो क्या आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी? ऐसा है क्या? नहीं, रिटर्न इज मैंडेटरी। जीएसटीआर 1 इज मैंडेटरी,
जीएसटीआर 3B इज मैंडेटरी, आपको हर टैक्स पीरियड के देने ही पड़ेंगे। तो यहां पे आंसर आएगा कि जीएसटीआर 3B मैंडेटरी है फॉर नॉर्मल और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वो देना ही पड़ेगा। और अगर ट्रांजेक्शंस नहीं होंगे, इफ देयर इज नो ट्रांजेक्शन, तो नील जीएसटीआर 3B फाइल करो, पर आपको नील जीएसटीआर 3B फाइल करना ही पड़ेगा। क्लियर? डन 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 डन। अगर ए समझा होगा तो फटाफट मेरे साथ इंटरेक्टिव रहो और ए टाइप करो। उसके बाद में नेक्स्ट, will your answer A in change if Miss Kashi has placed an order for some purchases during August over her mobile phone which has been received in her premises and she intend to take ITC? अब ITC लेना है तो उसको तो फाइल उसको ITC लेना है, तो फिर वो अगर ITC लेना है तो फिर नील जीएसटीआर 3B नहीं जाएगा क्योंकि उसके ITC के क्लेम रहेंगे। अगर उसके ITC के क्लेम है तो फिर नील जीएसटीआर 3B नहीं देगा, ओके, उसमें ITC के क्लेम बताएगा। नील जीएसटीआर 3B कब जाएगा? जब आपका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, नो आउटवर्ड नो इनवर्ड, नो आउटपुट टैक्स, नो आईटीसी क्लेम, ओके, आईटीसी क्लेम भी नहीं है आपके, तो फिर नील जाएगा, और वो तो एसएमएस के थ्रू भी जा सकता है। लेकिन अगर आपके आईटीसी क्लेम हो गए तो वो सिचुएशन में, सुनो, वो सिचुएशन में आपका नील जीएसटीआर 3 भी नहीं जाएगा, आपको आईटीसी क्लेम करना पड़ेगा। बी समझा क्या? बी समझा होगा तो फटाफट बी टाइप करो ना। थर्ड, अज्यूमिंग इन ए अबव, ओके, अब सी पे आ जाओ। अज्यूमिंग इन ए अबव Miss Kashi does not have internet facility on her mobile and there is no facilitation center notified by commissioner. Whether no return is required to be filed in the absence means of file return. मुझे बताओ, वो जहां पे पिलग्रिमेज पे, वहां पे मोबाइल चालू है लेकिन इंटरनेट नहीं है और फैसिलिटेशन सेंटर नहीं, पर मोबाइल चालू है और उसको नील जीएसटीआर 1 फाइल करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसको नील जीएसटीआर 1 फाइल करना है तो वो फाइल कर सकता है क्या? बोलो फटाफट। नील जीएसटीआर 1 फाइल करना है तो वो कर सकता है क्या? बोलो फटाफट। यस, करेक्ट, एसएमएस के थ्रू, एसएमएस के थ्रू उसको ओटीपी आएगा और ओटीपी के बेस पर वो नील जीएसटीआर 1 फाइल कर सकता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, if Miss Kashi is registered as a taxpayer under composition scheme, did not make any taxable supply during the quarter ending September 20XX, is he required to file CMP 08? Yes. अगर कंपोजिशन स्कीम में है और उसका क्वार्टर में कोई ट्रांजेक्शन नहीं भी होगा तो भी नील सीएमपी 08 उसको फाइल करना पड़ेगा। ओके, नील सीएमपी 08 फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट ई, मिसेस जरीना, रजिस्टर्ड डीलर इन राजस्थान, डिड नॉट फाइल जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जून बट शी वांट टू फाइल जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। इज इट पॉसिबल? नहीं। अगर तुमने लास्ट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 3B नहीं दिया तो नेक्स्ट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 भी नहीं दे सकते और जीएसटीआर 3 भी नहीं दे सकते। तो ये केस में ओके, लीगल प्रोविजन है कि वो यहाँ पे नॉट अलाउड टू फर्निश रिटर्न ऑफ द करंट टैक्स पीरियड। ओ भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको 5 मार्क्स के लिए आ गया तो क्या कितने मार्क्स लोगे? बोलो फटाफट, कितने मार्क्स लोगे? 5 आउट ऑफ 5? चलो, ये हुई ना बात। तो हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस देख लिए। ओके, चलिए, चलो, डन डन डन। अब मैं आपको क्यूआरएमपी स्कीम पढ़ा देता हूं। अब मैं थोड़ा आपको ये बता दूं, क्यूआरएमपी स्कीम को ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। ओके, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। ओके, क्यूआरएमपी स्कीम ब्रॉड लेवल पे हमें समझना है। ओके, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट स्कीम। तो अब आप चार्ट में आ जाओ और चार्ट में जो वे में मैं आपको समझा रहा हूं क्यूआरएमपी स्कीम, उस वे में समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। आई रिपीट, क्या कहा मैंने? क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। अब ये स्कीम क्या है? पहले तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं। पहला, ये स्कीम किसको मिलती है? द एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी कैलकुलेटेड। अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आपका 5 करोड़ अप टू 5 करोड़ होगा, आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 5 करोड़ होगा, तो इस साल में आपको इंस्टेड ऑफ मंथली रिटर्न आप क्वार्टरली रिटर्न में जा सकते हो। तो ये पॉइंट लर्न करो। क्या बोला उन्होंने? एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कितने लिमिट दी है? 5 करोड़। तो आप करंट ईयर में क्यूआरएमपी स्कीम ले सकते हो। ओके, एक जस्ट मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। हाँ,
चलो, तो आपका पहली कंडीशन, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। दूसरी कंडीशन, व्हाट आर द कंडीशन फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम? ओके, 5 करोड़ का टर्नओवर। दूसरा, हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न इन जीएसटीआर 3B। और आप अगर जीएसटीआर 3B के इसमें आते हो और लास्ट मंथ का 3B आपने दिया हुआ है, तो आप क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हो। इफ ऑप्टेड फॉर क्वार्टरली रिटर्न, देखो आप क्यूआरएमपी स्कीम के लिए क्वार्टरली रिटर्न के लिए ऑप्ट कर सकते हो। इसमें क्या होगा, क्वार्टरली रिटर्न में आपका जो क्वार्टर होगा, मंथ 1, मंथ 2 और मंथ 3, ओके, इसका जीएसटीआर 1 भी क्वार्टरली जाएगा। सुनो, इसका जीएसटीआर 1 भी क्वार्टरली जाएगा और इसका यहाँ पे 3B भी क्वार्टरली जाएगा। आई रिपीट, जीएसटीआर 1 भी क्वार्टरली जाएगा और 3B भी क्वार्टरली जाएगा। ठीक है, 1 की ड्यू डेट, जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट होगी अगले महीने की 13 तारीख। 1 की ड्यू डेट होगी अगले महीने की 13 तारीख और 3B की जो ड्यू डेट रहेगी, ये स्टेट वाइज अलग अलग है। ओके, कुछ स्टेट में 22 होगा, कुछ स्टेट में 24 होगा। तो 3B की जो ड्यू डेट रहेगी, देखो 1 जाएगा अगले महीने की, क्वार्टर होने के बाद अगले महीने की 13 तारीख, और 3B 22 और 24। ओके, 3B जाएगा क्वार्टरली बेसिस पे। अब देखो, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्या समझ लो, यहां पे सुनना मेरी बात, यहां पे अगर क्यूआरएमपी स्कीम में अगर आप जीएसटीआर 1 क्वार्टरली दे रहे हो और आपका बायर जो है, बायर क्रेडिट ले रहा है, ट्रांजैक्शन B2B है, समझ लो मैंने क्यूआरएमपी स्कीम ले ली और मैं जीएसटीआर 1 क्वार्टरली दे रहा हूं, तो अगर मैं जीएसटीआर 1 क्वार्टरली दे रहा हूं, तो वो केस में बायर को जो क्रेडिट मिलेगा वो क्वार्टर के बाद मिलेगा। अब समझ लो मेरा बायर बड़ी कंपनी है, बजाज ऑटो, और वो क्यूआरएमपी में नहीं है, वो मंथली में है, और मैं क्वार्टरली स्कीम ले रहा हूं, तो मैं जीएसटीआर 1 क्वार्टरली दूंगा। अगर मैं जीएसटीआर 1 क्वार्टरली दूंगा तो उसको क्रेडिट भी क्वार्टरली मिलेंगे, क्योंकि जब तक मैं जीएसटीआर 1 नहीं देता हूं उसके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब मेरा बायर कह रहा है कि यार ओके, मुझे क्रेडिट जो है वो इमीडिएट मंथ में चाहिए, पर अब मैं उसको मंथली क्रेडिट दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा यहाँ पे जीएसटीआर 1 ही क्वार्टरली है और क्यूआरएमपी में जीएसटीआर 1 की डेट 13 तारीख है, अगले महीने की 13 तारीख। तो यहां गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी लाई, और वो फैसिलिटी लाई IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ओके, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अब ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है? अब देखो, मैं एक मॉक रन करके आपको बता रहा हूं। ओके, ये मॉक बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको हाँ, नीचे मैंने टेबल लिया है, नीचे टेबल लिया है। जैसे मंथ है अप्रैल, ओके ध्यान से सुनना, मंथ है अप्रैल यहां पे, तो अप्रैल का, अब देखो क्या लॉ क्या कहता है, अगर अप्रैल है और मेरे को अप्रैल का आईटीसी देना है कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर को सेम मंथ में आईटीसी चाहिए, तो फिर एक मिनी जीएसटीआर 1 है। तो मिनी जीएसटीआर 1, ओके, मिनी जीएसटीआर 1 जिसको हम IFF कहते हैं, वो आप B2B इनवॉइस के लिए फाइल कर सकते हो। पर ये IFF ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है, ये IFF ऑप्शनल है, और ये IFF आप कस्टमर को ये पोर्टल पे फाइल करके कस्टमर को आईटीसी पास ऑन कर सकते हो। तो आप पहले 2 महीने का, सुनना, पहले 2 महीने का इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसको मिनी जीएसटीआर 1 कहते हैं, ओके, वो आप फाइल कर सकते हो और कस्टमर को क्रेडिट पास ऑन कर सकते हो, जिसको मंथली बेसिस पे चाहिए। लेकिन तीसरे महीने का IFF नहीं जाता है, क्योंकि तीसरे महीने का IFF देने की जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है तीसरे महीने का IFF देने की? क्यों? क्योंकि हम जीएसटीआर 1 फाइल कर ही रहे। तो पहले 2 महीने के लिए अगर किसी B2B कस्टमर को आईटीसी पास ऑन करना है, जीएसटी पास ऑन करना है, ओके, तो वो आप मिनी जीएसटीआर 1, जिसको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF कहते हैं, वो IFF से आप पास ऑन कर सकते हो। ये IFF आपको अगले महीने के लिए, मतलब पहले मंथ होगा क्वार्टर का, तो उसके नेक्स्ट मंथ के 13 तारीख तक पोर्टल पे, जीएसटीएन पोर्टल पे सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने, ओके, समझ लो आपका मंथ है अप्रैल, आपका मंथ है अप्रैल, दूसरा है मई और तीसरा है जून, ओके, तो अप्रैल का IFF आपको 13th में, मई का IFF आपको 13 जून तक अपलोड कर देना पड़ेगा। अगर आपने जीएसटीएन पोर्टल को 1 तारीख से 13 तारीख के बीच में अपलोड कर दिया, तो यस, कस्टमर को, ये जो भी आपके कस्टमर को आपको क्रेडिट पास ऑन करना है, वो सेम मंथ में अपडेट हो जाएगा। आई रिपीट, सेम मंथ में अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर अब 3rd मंथ का है, तो 3rd मंथ का IFF नहीं होता है।
थर्ड मंथ के इनवॉइसेस डायरेक्टली GSTR1 में अपडेट हो जाते हैं। तो और वो GSTR1 में, तो अब जब आपका क्वार्टर हो जाएगा तो क्वार्टर होने के बाद आपका GSTR1 जाएगा, और ये जो GSTR1 जाएगा इसमें जो जो इनवॉइसेस मंथ 1 के होंगे, 2 के होंगे और 3 के होंगे जो आपने IFF में नहीं दी है, IFF ऑप्शनल है और IFF कंपलसरी नहीं है। अगर किसी को आपको GST का क्रेडिट देना है तो ही IFF जाएगा, और मंथ 1 और 2 में आपने कुछ लोगों को क्रेडिट दिया GST का बिल देके, ठीक है। पर जो इनवॉइसेस B2C हो गए या वॉटर इट में भी जो मंथ 1 और 2 और 3 में ओके आपने IFF में नहीं दिए हैं, वो सारे जब आप क्वार्टर होने के बाद GSTR1 फाइल करोगे तो वो GSTR1 में आप ओके अगले महीने की 13 तारीख तक जाएगा और वो GSTR1 में जाएगा, और फिर आपका 3B जाएगा, और 3B 22 और 24 में। तो कुछ नहीं, ये क्वार्टरली स्कीम आप कंप्लायंस कॉस्ट कम करने के लिए आई, कंप्लायंस कॉस्ट कम करने के लिए आई ओके। लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट ने आपको अगर किसी को क्रेडिट पास ऑन करना है तो पहले 2 महीने का IFF दिया जिसकी ड्यू डेट है 13 तारीख, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा, क्वार्टरली रिटर्न ओके, क्वार्टरली रिटर्न IFF में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, थ्रू GSTR1 है IFF में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अब क्वार्टरली रिटर्न, उसके बाद में मंथली पेमेंट। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है रिटर्न आप क्वार्टरली दो लेकिन हमें पेमेंट मंथली ही चाहिए, पेमेंट मंथली चाहिए। रिटर्न आप क्वार्टरली दो तो भी हमें दिक्कत नहीं है, पर पेमेंट मंथली चाहिए। पेमेंट मंथली चाहिए मतलब अप्रैल के जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए होंगे B2B B2C, इसका पेमेंट आपको अगले महीने की 25 तारीख तक, सुनना, अप्रैल का पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ की 25 तक पेमेंट देना पड़ेगा, और सेकंड मंथ मई का पेमेंट जो है उसके अगले महीने की 25 तक देना पड़ेगा ओके। तो पहले 2 महीने के पेमेंट आप GSTR1 बाद में दे रहे होगे लेकिन आपको पेमेंट मंथली ही करना पड़ेगा, और वो जो है ओके अगले महीने की 25 तारीख ओके, अप्रैल की अगले महीने की 25 तारीख और मई की अगले महीने की 25 तारीख तक आपको पेमेंट कर देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और वो क्या, थर्ड मंथ का पेमेंट आपको जब आप रिटर्न की डेट होगी, मतलब रिटर्न की डेट 22 कुछ स्टेट में और कुछ स्टेट में 24, तो 22 और 24 जो आपकी रिटर्न की डेट होगी वो रिटर्न की डेट को आपको थर्ड मंथ का पेमेंट करना पड़ेगा। आई वांट टू कंक्लूड, पहले 2 महीने का पेमेंट आपको ओके नेक्स्ट मंथ की 25, लेकिन थर्ड मंथ का पेमेंट आपको रिटर्न की ड्यू डेट के पहले देना पड़ेगा। अब रिटर्न आपको पेमेंट करने की 2 मेथड है, एक फिक्सम मेथड से करना पड़ेगा और एक सेल्फ असेसमेंट मेथड से आपको करना पड़ेगा ओके। फिक्सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड से। अब ये फिक्सम मेथड क्या है थोड़ा आपको बता दूं। फिक्सम मेथड ये है कि आप जो पेमेंट करोगे ये प्रोविजनल बेसिस पे पेमेंट करोगे ओके। उसमें अब देखो ये थोड़ा रट्टा मार के जाना, अगर आपको, मैंने रेगुलर क्लास में तो बहुत डिटेल में पढ़ाया था डायग्राम के साथ, लेकिन अगर आपको वो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है तो थोड़ा रट्टा मार के जाना ओके। ये फिक्सम मेथड मतलब क्या, आपको जो पहले 2 महीने का पेमेंट करना है आप कैसे पे करोगे, तो फिक्स बेसिस पे पे करोगे। हु फर्निश GSTR 3B क्वार्टरली फॉर लास्ट क्वार्टर, आपने लास्ट क्वार्टर में 3B क्वार्टरली दिया होगा, तो जितना आपने ई कैश लेजर से पे किया है, जितना आपने ई कैश लेजर से पे किया है उसका 35% आप अप्रैल में दोगे और 35% मई में दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लेता हूं, इन केस लास्ट रिटर्न फाइल वॉज क्वार्टरली बेसिस फॉर क्वार्टर एंडिंग मार्च, तो टैक्स पेड इन कैश जनवरी टू मार्च में आपने CGST, SGST और IGST और सेस इतना पे किया और लास्ट क्वार्टर में, और आपका करंट क्वार्टर अप्रैल टू मई है, तो आपको जो है ओके अप्रैल और मई का पेमेंट 35% ऑफ कैश पेड इन लास्ट क्वार्टर, तो मतलब 100% का 35% यानी 35 अप्रैल में देना पड़ेगा, 35 मई में। सेम CGS, SGST और IGST आपको जो 35% बनता है अप्रैल में 35 और मई में 35 उतना देना पड़ेगा। जून का तो आपको देने की जरूरत नहीं क्योंकि जून का तो एक्चुअल रिटर्न जा ही रहा है ओके, जून का क्वार्टर ही खत्म हो रहा है तो एक्चुअल रिटर्न जा ही रहा है। और दूसरा, अगर आपने लास्ट रिटर्न मंथली दिया होगा, सुनो, आपने लास्ट रिटर्न मंथली दिया होगा तो जो लास्ट मंथ का टैक्स था, अगर आपका GSTR 3B मंथली होगा लास्ट क्वार्टर का,
तो आपको 100% ऑफ टैक्स पेड इन कैश उतना देना पड़ेगा। मतलब लास्ट का मंथली है और आपने इस बार क्यूआरएमपी स्कीम ली, तो जो लास्ट में 50 दिया था उसका 100% लेना पड़ेगा। देखो लास्ट क्वार्टर होगा तो 35%, और अगर लास्ट मंथली लिया होगा तो आपको 100% उसका यहां पे फिक्स सम मेथड में पे करना पड़ेगा। तो देखो ये था फिक्स सम मेथड। और सेल्फ असेसमेंट मेथड क्या होती है? सेल्फ असेसमेंट मेथड में आपको एक्चुअल बेसिस पे पे करना पड़ेगा, तो चलिए ये हमने देखा पेमेंट मेथड। सर ये पेमेंट मेथड बहुत अच्छे से नहीं समझी, अब तो बेटा इसको डिटेल डिस्कशन जो मैंने किया वही चाहिए, नहीं तो ये पेमेंट मेथड थोड़ा रट्टा मार के चले जाना। ओके, फिक्स सम मेथड एंड अगर क्वेश्चन आया तो फिक्स सम मेथड एंड सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड मतलब जो एक्चुअल होगा उस पे ऊपर आप पे करोगे, उसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है। थोड़ा ये करके जाना क्योंकि इसको समझाने को 1-1.5 घंटा लगा था मेरे को। ओके, जब रेगुलर क्लास में मैंने लिया था, रिवीजन में मैं इतना ही कर सकता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ आईएफएफ शैल नॉट एक्सीड 50 लाख फॉर ईच मंथ। ओके, मतलब जब आईएफएफ दोगे तो आईएफएफ को रिस्ट्रिक्शन है, आप आईएफएफ में 50 लाख के वैल्यू तक के इनवॉइस आप अपलोड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ओके, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए आपको डिसाइड करना पड़ता है कि भाई कौन से बायर को देना है मुझे जीएसटी क्रेडिट। तो जो बायर है सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपको लिमिट लगती है 50 लाख, 50 लाख तक का आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट, आफ्टर 13th ऑफ मंथ फैसिलिटी ऑफ फर्निशिंग आईएफएफ फॉर प्रीवियस मंथ वुड नॉट बी अवेलेबल। जैसे अप्रैल का आईएफएफ अगले महीने की 13 तारीख को जाना चाहिए, अगर 13 तारीख हो गई तो फिर अब अप्रैल का आईएफएफ आप नहीं दे सकते हो, अब अप्रैल की सारी डिटेल्स जीएसटीआर1 में जाएगी। ओके, एक बार 13 तारीख निकल गई या मई की 13 तारीख निकल गई तो फिर वो केस में आप अब आईएफएफ नहीं दे सकते, अब जो भी रहेगा जीएसटीआर1 में अपडेट होगा। नेक्स्ट, डिटेल गिवन इन आईएफएफ नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन जीएसटीआर1। आईएफएफ में जो भी डिटेल आपने दे दी अप टू 50 लाख वो जीएसटीआर1 में रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, वेयर क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्शन हैज एक्सरसाइज वंस दे शैल बी कंटिन्यू अनलेस आरपी रिवाइज द सेड ऑप्शन। अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम का ऑप्शन ले लिया तो वो सेम रहेगा जब तक आप खुद रिवाइज नहीं करते हो। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट ऑप्शन टू अवेल क्यूआरएमपी स्कीम इज जीएसटीएन वाइज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या कि समझ लो आपके 10 रजिस्ट्रेशन है तो 10 में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई ये जो महाराष्ट्र की ब्रांच है नॉर्मल, ओके, गुजरात की ब्रांच है तो क्यूआरएमपी में डाल देते हैं। तो किसको क्यूआरएमपी लेना है और किसको नॉर्मल लेना है आपके ही रजिस्ट्रेशन में, ओके, आपके 10-12 रजिस्ट्रेशन हो गए तो वो जीएसटीएन वाइज आप डिसाइड कर सकते हो। अब देखो मैनर ऑफ ऑप्टिंग क्यूआरएमपी रिटर्न। अब देखो क्या है, समझ लो आपको क्यूआरएमपी लेना है ये क्वार्टर में, देखना क्यूआरएमपी लेना है आपको ये क्वार्टर में, अप्रैल मई और जून ये क्वार्टर में क्यूआरएमपी लेना है, तो आपको अप्लाई करना पड़ता है क्यूआरएमपी के लिए। तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, जो प्रीवियस क्वार्टर था, जो प्रीवियस, ये थोड़ा लर्न करना, जो प्रीवियस क्वार्टर था, ओके, ये प्रीवियस क्वार्टर में सुनो, ये प्रीवियस क्वार्टर का जो सेकंड मंथ था यानी फेब, तो सेकंड मंथ से ये सेकंड मंथ का फर्स्ट डे यानी यहां से आप इंटीमेट कर सकते हो, यानी नेक्स्ट क्वार्टर से आपको लेना है तो प्रीवियस क्वार्टर के सेकंड मंथ का जो फर्स्ट डे रहेगा, ओके, वहां फेब में आप अप्लाई कर सकते हो, मार्च में अप्लाई कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वार्टर आ गया, नेक्स्ट क्वार्टर आया तो भी जो आपका करंट क्वार्टर है उसके फर्स्ट मंथ के एंड तक, यानी आप ये 3 महीने में कभी भी अप्लाई कर सकते हो। आप लास्ट क्वार्टर के जो लास्ट 2 मंथ्स है उसमें इंटीमेट कर सकते हो, या आपका क्वार्टर स्टार्ट हो गया और आपको ये क्वार्टर में लेना है तो अप्रैल एंड तक, ये क्वार्टर के फर्स्ट मंथ तक भी आप जो है ओके क्यूआरएमपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। वर्डिंग थोड़े टफ है, लिख के देखना पड़ता है। रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑप्ट एनी क्वार्टर फॉर फर्स्ट डे ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर टू लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, ये लिख के देखना पड़ेगा। ओके, जो प्रीवियस क्वार्टर है उसके सेकंड मंथ की फर्स्ट डे, और अगर हमारा करंट क्वार्टर होगा तो लास्ट डे ऑफ द करंट मंथ, ओके, इस ये पीरियड में आप अप्लाई कर सकते हो फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। अब आपका एक सवाल होगा, सर क्यूआरएमपी स्कीम हम क्यों लेते हैं? ये बेटा जो छोटे लोग हैं जिनके टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है,
उनको GSTR1 की फीस जाती है, 3B की फीस जाती है। अब मंथली जो देने जाओ तो बहुत सारे कंप्लायंस करने पड़ते हैं। तो ये लोग कहते हैं सर हम फिक्स बेसिस पे दे देंगे, पर हम कंप्लायंसेस क्वार्टरली करेंगे टू सेव द कंप्लायंस कॉस्ट। ओके, ये QRMP स्कीम लेते हैं, पर QRMP स्कीम ऑप्शनल है, लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो आप जो है नॉर्मल स्कीम तो ले ही सकते हो। अब इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। अब मैं मानता हूं कि आपको जो क्वेश्चन है ओके वो पूरे नहीं भी समझे होंगे, लेकिन क्वेश्चन एक बार 2-3 बार अच्छे से पढ़ के जाना। QRMP स्कीम पे क्वेश्चन आया तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ QRMP स्कीम। एलिजिबिलिटी फॉर QRMP स्कीम, QRMP स्कीम किसको मिलेगी? ओके, तो पहला रजिस्टर पर्सन अंडर GST, दूसरा उसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ अप टू 5 करोड़ से इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो QRMP स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं ऑन GST पोर्टल। एलिजिबल टैक्स कैन फाइल रिटर्न क्वार्टरली और पे टैक्स, हाँ रिटर्न क्वार्टरली जाएगा पर टैक्स मंथली पे करेगा। और टर्नओवर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन रिटर्न फाइल इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो रिटर्न फाइल किया उसके बेस पर उसका टर्नओवर कैलकुलेट होगा। ये आपके पॉइंट्स हो गए। QRMP स्कीम ब्रॉड सेंस में जिसका प्रीवियस प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे उसको मिलेगी। दूसरा, मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन ऑफ QRMP स्कीम, ये जो मैंने आपको बताया ओके अभी एक्सप्लेन किया, ये लिख के देखना पड़ेगा आप QRMP स्कीम कैसे ले सकते हो। तो आप QRMP स्कीम जो ले सकते हो, पिछला जो क्वार्टर है उसका सेकंड मंथ का फर्स्ट डे और करंट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ का लास्ट डे। ओके, तो ये थोड़ा लिख के देखना, ये पीरियड में आप अप्लाई कर सकते हो QRMP स्कीम। कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ QRMP स्कीम, क्या कंडीशंस है, वेरी इंपॉर्टेंट। QRMP स्कीम लेना है तो क्या कंडीशन है, आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। दूसरा, रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश द रिटर्न ऑफ प्रेसिडिंग मंथ एज ड्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज सच ऑप्शन। अगर किसी को QRMP स्कीम लेना है तो पुराना रिटर्न कंप्लीट होना चाहिए, उसने पुराना रिटर्न दे दिया हो। और रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन एवरी क्वार्टर। एक बार QRMP स्कीम ली तो हर क्वार्टर में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जब तक वो रिवर्स नहीं करता है तब तक QRMP स्कीम कंटिन्यू रहेगी। तो देखो जितना आप ओके फियर बैठा लेते हैं ना QRMP स्कीम में, उसके हिसाब से क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। अगर आप इतने क्वेश्चन भी करके जाओ तो भी मोर देन इनफ, ज्यादा फियर मत बैठा QRMP स्कीम का। ओके, कब मिलेगी ये तो आप ऑब्वियसली कॉमन सेंस से लिख सकते हो, अगर आपने पढ़ा है तो 5 करोड़ का। दूसरा, ये थोड़ा लिख के देख लेना कि टाइम पीरियड क्या है। और तीसरा, ओके कंडीशंस क्या है, बहुत सिंपल है QRMP स्कीम का। डन 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 डन। अब देखो और कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ टैक्स पेयर ऑप्टिंग QRMP स्कीम। पेमेंट की ड्यू डेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं, पहले तो रिटर्न जो जाएगा ओके QRMP स्कीम में रिटर्न क्वार्टरली जाएगा और उसकी डेट 22 और 24 है स्टेट वाइज, 22 और 24 है स्टेट वाइज। और पेमेंट पहले 2 मंथ का पेमेंट उसको अगले महीने के 25 तक दे देना पड़ेगा और थर्ड मंथ का पेमेंट जो रिटर्न की ड्यू डेट होगी, 3B की ड्यू डेट होगी तब देना पड़ेगा। रिटर्न की जो ड्यू डेट होगी तब देना पड़ेगा। ए भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या पूरे मार्क्स लोगे? देखो एकदम सरफेस लेवल पे क्वेश्चन आएंगे, इंटर लेवल पे, डीप में नहीं आएंगे। भाई ड्यू डेट बताओ पेमेंट की, 3B की। अब अगर आपने QRMP स्कीम पढ़ी नहीं तो इतने सिंपल क्वेश्चन हाथ से निकल जाएंगे। डन 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 डन। समझा क्या? जितने भी स्टूडेंट को समझा होगा तो बोलिए यस सर, समझ में आया। ओके, मजा आ गया, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद में यहां पे Sangam Limited obtained registration of paying taxes under Section 9 of CGST. He asked to tax manager to pay tax quarterly basis. However, Sangam Limited tax manager advised the company to pay tax on monthly basis. You are required to examine validity of advice given by यहाँ पे manager. तो देखो यहाँ पे जो है, अगर रजिस्टर पर्सन जो QRMP स्कीम नहीं ले रहा है तो उसको मंथली बेसिस पे टैक्स देना पड़ेगा बाय 28th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और अगर वो QRMP स्कीम ले रहा है तो उसको पेमेंट जो है पहले 2 महीने के 25 तारीख तक और थर्ड मंथ ओके पेमेंट जो थर्ड मंथ का है तब देना पड़ेगा। इन कंपोजिशन स्कीम द टैक्सेबल पर्सन ऑन क्वार्टरली बेसिस 18 ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड रिटर्न इज टू बी फाइल्ड ऑन ओके ईयरली बेसिस। द गिवन केस एडवाइस गिवन बाय मैनेजर इज करेक्ट एंड वैलिड. Sangam Limited is not opting for composition scheme, then tax payable is on monthly basis. वो composition scheme नहीं ले रहा है तो मंथली बेसिस भी ले सकता है ओके और क्वार्टरली बेसिस भी ले सकता है। चलो ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे। उसके बाद में आप ओके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
कल्पेश वाला, ये इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन इन रिटर्न। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन रिटर्न आप रेक्टिफाई कर सकते हो, और कब रेक्टिफाई करोगे? जो मंथ या क्वार्टर में आपको करेक्शन पता चली, उस मंथ और क्वार्टर के जीएसटी R1 और 3B में आप रेक्टिफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 ये वाला आने के चांसेस है, ये आपने पढ़ के जाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 और इसके पहले जो मैंने डिस्कस किए वो। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, हु कैन बी रजिस्टर्ड एज ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर अंडर सेक्शन 48। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर क्या होते हैं? अब देखो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे जो भी जीएसटी में प्रैक्टिस करेगा उसको यहाँ अप्रूव करेगी, एक एनरोलमेंट नंबर देगी, और वो जिसको एनरोलमेंट नंबर दिया गया उसे जीएसटी में प्रैक्टिस करते आएगा, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स। ओके, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी? इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है एनी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके, जो साउंड माइंड है या जो इंसॉल्वेंट नहीं है और जो यहाँ पे किसी कोर्ट ने उसको कन्विक्ट नहीं किया है, तो वो जीएसटीपी के एनरोलमेंट ले सकता है। नाउ ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप जीएसटी होने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप साउंड माइंड होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो आप जीएसटी में प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद में इन एडिशन टू अबव पर्सन हैज टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। प्लस अगर आपको जीएसटी में बनना है तो कोई भी एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। कौन सी एक कंडीशन? आइदर आप रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ कमर्शियल स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर हो और आप गैजेटेड बी में हो, या आपने सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर काम किया फॉर 5 years, या फिर आपने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम पास किया हो, कोई भी एक कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन, या आपने डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी जो अप्रूव किया है वो पास किया हो, या गवर्नमेंट की नोटिफाइड एग्जाम पास किया हो, या फिर आपने सीए सीएस सीएमए की एग्जाम कंप्लीट किया हो। तो अगर आपने इसमें की कोई भी एक एग्जाम क्लियर कर ली हो या ये कंडीशन फुलफिल हो तो आप जीएसटीपी बन सकते हो। यस, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जीएसटीपी बन सकता है। एग्जाम में यही आया था सितंबर 20 मॉक टेस्ट पेपर में, क्या सीए एज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर जीएसटीपी बन सकता है? तो हाँ, बन सकता है। ओके, तो ये हमने जीएसटीपी देखा। उसके बाद में बेटा लेट फी वाला क्वेश्चन। अब लेट फी में बहुत सारे पैरामीटर्स है और मैंने भी यहाँ पैरामीटर्स दिए हैं। अगर आप चार्ट में देखोगे तो एक डिस्कशन मैं लूंगा लेट फी पर। ओके, लेट फी पे जो डिस्कशन यहाँ पे है, अब इतना सारा याद रखना मुश्किल है। ओके, मुझे नहीं लगता लेट फी पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया है मैंने लेट फी में, जो आरटीपी में पूछा गया है। अब ये लेट फी अलग अलग केसेस में, ओके, लेट फी क्या होगी ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ठीक है, टाइम पे एग्जाम के पहले रीड कर लेना, याद आए तो ओके। ओके, तो यहाँ पे लेट फी जो है कीप इन प्रायोरिटी भी, आपको लर्न हुआ तो ठीक। अब ये चैप्टर में मैं आपको एक बात बताऊं, क्या स्टूडेंट छोड़ देते हैं? दो रीजन की वजह से। एक तो लेट फी के पैरामीटर उनको डिफिकल्ट लगते हैं, दूसरा क्यूआरएमपी स्कीम डिफिकल्ट लगता है। पूरे मैंने रिवीजन में बताया कि क्यूआरएमपी स्कीम पे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलो, जो आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन उतने पढ़ के जाना, और बाकी तो मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। सो दोस्तों, आई होप आपको ये रिवीजन विद क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कशन किया और ये रिवीजन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क किए वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ये क्वेश्चन एटलीस्ट बहुत अच्छे से पढ़ के जाना और ये चैप्टर मत छोड़ना। ओके, अच्छी लगी तो लाइक करना और लिखिए मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ओके, कुछ एरिया डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं, बोर होता है रिटर्न चैप्टर में, तो छोड़ो ना, क्यूआरएमपी स्कीम हमने जितना पढ़ना है पढ़ लिया। ओके, बाकी जो मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कशन किए इतने तो भी पढ़ के जाना। ओके भाई साहब, इस बार 40 बार। ओके, तो चलिए दोस्तों, यहाँ रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आपको मजा आएगा। थैंक यू सो मच। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ओके, यहाँ पे हमारा बूस्टर प्रैक्टिस बैच भी आएगा, जिसके बारे में ये कुछ पेड भी, ये पेड रहेगा, पर जिसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में दूंगा। थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं। ओके, डन 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 डन। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।